क्लास के अंदर अपन ने हुमायूं देख लिया था। हुमायूं के बाद जो नेक्स्ट आता है कुछ समय के लिए बीच में मुगल काल के अंदर ही, वो थोड़ा सा आता है सूरवंश। सूरवंश जो था ये भी क्या था, अफगानी राजवंश है। क्या है? अफगानी राजवंश। इधर सुनना, ये अफगानी जो राजवंश है ये द्वितीय अफगानी राजवंश है। कौन सा है? द्वितीय। इससे पहले एक राजवंश और आया था अफगानी राजवंश प्रथम, वो कौन सा था? तो जो प्रथम राज था वो था लोधी वंश। ठीक है, यानी अफगानी जो राजवंश की अपन बात कर रहे हैं उसमें जो सूरवंश है ये द्वितीय अफगानी राजवंश है। ये अफगानी था, शेरशाह सूरी जो था। इससे पहले की अपन, इससे पहले भी एक अफगानी राजवंश अपन ने पढ़ रखा है, वो कौन सा था? लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। यहां अफगानी जो राजवंश सूरवंश आया है इसका जो संस्थापक है वो कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी है। ठीक है, तो थोड़ी सी अपन बातें कर लेते हैं किसके बारे में? शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो था, इसका असली नाम, बचपन का नाम जो था, बचपन का नाम, बचपन का जो नाम था वो था फरीद खान। बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। ठीक है, इसके जो पिता थे वो हसन खां थे। पिता कौन है? हसन खां। ये जो हसन खां थे, ये जौनपुर एक रियासत आया करती थी। अब आपसे अगर मैं पूछूं जौनपुर को बसाने वाला कौन था? जौनपुर को किसने बसाया था? बताओ आप जल्दी से, जौनपुर को किसने बसाया था? जौनपुर का जो नाम है मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, जूना खां के नाम पे पड़ा है। जूना खां जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का ही चचेरा भाई आता है फिरोज शाह तुगलक, जिसको गांव बसाने का, शहर बसाने का बड़ा शौक था, जिसने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाया था। तब आप जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे सर मैरिज ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो, है ना? याद आया? वहीं पे इसने जौनपुर जैसे एक तरह 5 शहर बसाए थे, फतेहाबाद, फिरोजाबाद। ठीक है, इसके अलावा फिरोज शाह कोटला वाला जो है, और हिसार और जौनपुर, इनकी बात करी थी अपन ने। तो जौनपुर को बसाने वाला था फिरोज शाह तुगलक। तो उस जौनपुर के अंदर ही ये जागीरदार हुआ करता था हसन खां। जौनपुर का जागीरदार कौन था? ये जौनपुर का जागीरदार था, लेकिन इसकी पापा के साथ में बनती नहीं थी। ठीक है, इसके पिताजी ने 2-3 विवाह कर रखे थे, उसमें से जो छोटी वाली रानी थी ये तो बड़ी वाली रानी का था, और उसके ऊपर प्रभाव छोटी रानी का रहा। इस वजह से शेरशाह सूरी जो था अपने बाप को छोड़ करके बिहार आ जाता है। वैसे इसका जो जन्म होता है, जो जन्म होता है वो होता है हरियाणा में। जन्म कहां होता है? हरियाणा में। कब होता है? 1486 में। कब होता है? 1486 के अंदर जन्म होता है, हरियाणा के अंदर होता है। बचपन का नाम फरीद है। पिता हसन खां है, पिता के साथ बनी नहीं इसलिए छोड़ करके बिहार के अंदर आ जाते हैं। और बिहार के अंदर आ जाते हैं तो वहां पे एक व्यक्ति होता है, बिहार के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है बहार खां लुहानी, या जिसको बहादुर खां या मोहम्मद खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उस व्यक्ति के पास आकर के ये काम करना स्टार्ट कर देता है, उसके अंडर में रहना स्टार्ट कर देता है। चले, एफटी ने बताया, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा संदीप। हो गया? इधर देखो, तो जो बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनकी उपाधियों के बारे में। जो इनको उपाधियां मिली थी, वो उपाधि इनको मिली थी शेर खां की। किसकी उपाधि मिली? शेर खां। नाम तो फरीद था, उपाधि मिली थी शेर खां की। शेर खां की जो उपाधि दी थी इसको, वो दी थी बहार खां लुहानी। बहार खां लुहानी ने दी थी। किसने दी है? बहार खां लुहानी ने दी है। ये बिहार का जागीरदार हुआ करता था, जिसके अंडर में आकर के ये काम करने लगता है। एक बार दोनों जंगल में जा रहे होते हैं, अचानक से शेर सामने आ जाता है, ये घबरा जाता है। इसी के साथ में पीछे से आ रहा होता है शेर खां। शेर खां आकर के एक ही बार में तलवार से निपटा देता है किसको? शेर को। इसी वजह से तब से इस व्यक्ति ने इसका नाम क्या रखा? शेर खां। बाद में अपने आप को एक उपाधि देता है, शेर शाह की उपाधि। किसकी उपाधि धारण करता है? शेर शाह की जो उपाधि ये धारण करता है वो कब करता है? चौसा के युद्ध के पश्चात। चौसा के युद्ध के पश्चात। कल भी पढ़ा था अपन ने, जब हुमायूं को हराया था 1539 के अंदर चौसा में, तो उसको, उसके बाद में शेर खां से बन गया था शेर शाह। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो हजरत आला की उपाधि भी ये धारण करते हैं, हजरत आला। ठीक है, तो ये तो इनकी कुछ उपाधियां हैं। बात करते हैं और आगे इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, कैसे ये अस्तित्व में आते हैं, इतना बड़ा काम कैसे कर पाते हैं, इतना कि राजा बन जाते हैं मुगलों को हटा करके, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। होता क्या है, ये बहार खां लुहानी के पास आए काम करने के लिए। पिता से नाराज होकर के, पिता इनका ख्याल नहीं रखते थे, इस वजह से
यहाँ पे आकर के इनके पास में बढ़िया तरीके से काम करते हैं। बाद में बहार खां लोहानी की हो जाती है मृत्यु। बहार खां लोहानी की एक होती है विधवा, मतलब विधवा हो जाएगी जब ये मर जाएगा तो। उसके साथ में विवाह कर लेता है कौन? शेर खां। और इसका जो बेटा था वो था छोटा बहार खां लोहानी का। तो सारी जिम्मेदारी किसके पास आ जाती है? शेर खां के पास में। ठीक है, और तब से ये अपना सिस्टम सेट करना स्टार्ट करता है। कुछ समय के लिए ये, मैंने कहा था, मुगलों की सेवा में रहता है। जब मैंने बताया था कल तुम्हें, कौन सा? चंदेरी का युद्ध बताया था। तो मैंने कल भी जब बताया पढ़ाया था, जब मैंने लिखाया था कि चंदेरी का जो युद्ध था उसमें ये मुगलों की तरफ से लड़ा था, बताया था। फिर घाघरा का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी तरफ से लड़ा था? अफगानियों की तरफ से, बिना मन से। ये चाहता था कि जितने भी अफगानी है, बंगाल बिहार वाला जो एरिया हुआ करता था उसमें अभी भी अफगानिस्तानियों जो पहले वाले थे, यानी लोधी वंश वाले जो राजा थे, उन्हीं के ही रिश्तेदार वगैरह जो थे वो अभी भी राज कर रहे थे। तो बंगाल के अंदर नसरत शाह नाम से इस तरीके से सिस्टम चल रहा था। तो ये जो व्यक्ति होता है ये चाहता था कि अफगानी हार जाए तो बढ़िया रहे मुगलों से, इसलिए इसने इनका समर्थन किया, किसका? अप्रत्यक्ष रूप से बाबर का। ठीक है, अफगानी यहाँ पे हार जाते हैं। बाद में बिहार का इनकी जो सूबेदारी जो थी वो इस व्यक्ति को देकर के चले जाते हैं। फिर बाद में ये इन्हीं के अंडर में रहकर के काम कर रहा होता है। ठीक है, बाद में इसी की बीवी के साथ में संबंध बना लेता है और ब्याह करके यहीं पे सेटल हो जाता है। बिहार के बाद में ये आसपास वगैरह वाली जो जगह थी उसको जीतना स्टार्ट करता है। उसमें अपन ने पढ़ा था चुनार का किला, पढ़ा था। तो चुनार के किले के ऊपर कब्जा करके सिस्टम सेट करता है। वहां पे सिस्टम सेट होने के बाद में हुमायूं आता है इसको पराजित करने के लिए। हुमायूं उसको पराजित करा देता है और इसका जो बेटा होता है वो हुमायूं के पास में गिरवी तौर पे, अमानत के तौर पे चला जाता है। ये पीछे से अपनी सेना को वापस से मजबूत करना स्टार्ट करता है। बिहार से बाद में ये बंगाल को जीतता है। बंगाल को जीतने के बाद रोहतास को जीतता है। जब वापस पता चलता है कि यार ये तो गड़बड़ कर रहा है, तो हुमायूं फिर से आता है 1537 के अंदर। कुछ समय तक वो चुनार के किले के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन चुनार को जब तक ये छोड़ करके आगे निकल जाता है, चुनार को छोड़ करके ये रोहतासगढ़ का जो किला था उसके ऊपर बिहार के अंदर वहां पे कब्जा कर लेता है। उससे पहले बंगाल को जीत करके आया था। तो जब चुनार से हुमायूं बंगाल की तरफ जाता है तब तक वो बंगाल से सब कुछ को लूट पाट करके वापस से रोहतास की तरफ चला जाता है। ठीक है, जब लगता है कि हुमायूं बहुत ज्यादा आगे आ गया है बंगाल वाली साइड में, जो आगरा जो है वो पीछे रह गया है, तब ये क्या करता है, बीच में रास्ता काट कर देता है और चौसा के अंदर इसको घेर लेता है हुमायूं को, और हुमायूं को पराजित कर देता है और शेरशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, ये इसकी कहानी है कि इस तरीके से ये मैदान में आता है, अस्तित्व में आता है। काम की कुछ भी नहीं है, अपने एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, अपने यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपन समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक तो इनकी उपाधियों से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा, इन्होंने जो काम किया था वो काम किया था 4 सड़कें बनवाई थी। क्या बनवाई थी? 4 सड़कें बनाई। ठीक है, इन 4 सड़कों में से जो एक सड़क है जिसको आप जानते हो जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड जो है, इधर सुनना मेरी बात, ये आपका पड़ता है इंडिया। यहां पे बंगाल के अंदर एक गांव पड़ता है सोनार गांव। कौन सा गांव है? सोनार गांव। सोनार गांव के बाद में यहां पे पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान में ये वाला एरिया पंजाब पड़ता है। पंजाब के अंदर एक जगह पड़ती है कटक। ठीक है, उड़ीसा के अंदर जगह पड़ती है अटक। उड़ीसा में कौन सी है? अच्छा सॉरी, उल्टा बोल दिया, यहाँ अटक है, ये कटक है ना। हाँ हाँ, ये अटक है भैया, ये अटक है और उड़ीसा में है कटक। मराठाओं ने कहा था कि हमें अपना साम्राज्य कटक से, अटक या अटक से कटक तक फैलाना है ना, वो वाली बात है। लेकिन अभी अपन कटक को भूल जाओ, अटक पे याद रखो, जो अटक पे अटकना है अपन को। तो अटक पे अटकाने के लिए इसने क्या काम किया था? यहाँ से एक रोड का निर्माण करवाया था। ये रोड यहाँ से होते हुए दिल्ली जाते हुए, दिल्ली से इस तरीके से पास करते हुए यहाँ तक पहुंचती थी। ठीक है, इसी रोड का नाम है क्या? ग्रांड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। लेकिन ये जो ग्रांड ट्रंक रोड जो नाम किया है, ये किया था ऑकलैंड ने। बाद में अंग्रेज आता है और अंग्रेज गवर्नर होते हैं, भारतीय गवर्नर ऑकलैंड, उन्होंने इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया था? ग्रांड ट्रंक रोड, और इसकी मरम्मत भी करवाई थी। इसका पुनः निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? पुनः निर्माण किसने करवाया था? ऑकलैंड ने। और इसका नाम क्या रखा था? ग्रांड ट्रंक रोड रखा था। इन्होंने जो 4 रोडें बनवाई थी उनमें से ये तो दिल्ली होकर के आती थी। ठीक है, और एक जगह पड़ती है आपकी आगरा। ठीक है, तो आगरा जो है, आगरा से इसने एक रोड निकाली थी चित्तौड़गढ़ के लिए। आगरा से चित्तौड़गढ़ के लिए एक रोड निकाली थी इसने, आगरा से बुरहानपुर के लिए, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, आगरा से बुरहानपुर के लिए निकाली थी। और एक रोड निकाली थी इसने लाहौर से मुल्तान के लिए, पंजाब के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, तो ये रोड, 4 रोड देखो, एक तो ये पूरी है ही, ठीक है, और एक रोड बुरहानपुर तक है, एक रोड चित्तौड़गढ़ तक है, और एक लाहौर से मुल्तान है। ये तो लाहौर है, ये मुल्तान है, ये आगरा है। ठीक है, आगरा से चित्तौड़गढ़ और आगरा से बुरहानपुर, A to B, A to C, L to M। ठीक है, ये 4 रोडों का निर्माण करवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। लेकिन अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाली रोड है, जीटी रोड, है ना। और कौन कौन सी थी? तो एक लाहौर से मुल्तान, मैं लिखा देता हूं, लाहौर से मुल्तान, एक आगरा से चित्तौड़, क्योंकि आप लोग जानते हो जो शेरशाह सूरी था उसने राजस्थान को भी जीत लिया था। और एक आगरा से बुरहानपुर, आगरा से बुरहानपुर। ठीक है, ये 4 रोडों का निर्माण करवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। इन रोडों के निकट में ही इसने लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। टोटल 1700 सराय, जिनके अंदर आराम कर सकते हैं ना लोग बाग, सराय बनवाई। कितनी सराय बनवाई? लगभग 1700 सराय बनवाई थी। इनके समय पे 23 चांदी की 23 टकसाल हुआ करती थी।
यानी कि जहां पे सिक्के वगैरह बनते हैं ना। और इन्होंने मुद्रा के लिए अपन काम की बात करें तो दो मुद्राएं चलाई थी, कौन कौन सी, एक है रुपया और एक है दाम। ये जो थी रुपया ये चांदी का हुआ करता था, और जो दाम हुआ करता था वो तांबे का हुआ करता था। ठीक है, इससे पहले जो मुद्राएं चला करती थी उनके अंदर मिलावट बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसने उन मिलावटों को कम किया और चांदी और तांबे के शुद्ध सिक्के चलवाए थे। चांदी और तांबे के शुद्ध सिक्के चलवाए थे। जो चांदी का सिक्का था वो 180 ग्रेन का था, 180 ग्रेन, और ये 380 ग्रेन का था। ठीक है, रुपया और जो दाम चलाया था इसने, चांदी और तांबे के जो सिक्के थे ये बहुत बढ़िया सिक्के चलाए थे इसने। इनका इस्तेमाल अंग्रेजों के जमाने तक रहता है। अंग्रेजों के लिए मुद्राओं के लिए आधार मिलता है वो यही रहता है। और इस समय पे अगर इन दोनों की बात करें, रुपया और दाम की अगर तुलना करें, तो रुपया और दाम के अंदर 1:64 का रेशो हुआ करता था। मतलब 1 रुपया 64 दाम के बराबर हुआ करता था। बाद में जब अकबर पढ़ेंगे अपन तो उस समय पे ये रेशो घट करके 1:40 हो जाएगा। अकबर के समय पे कितना रह जाएगा ये, 1:40। किसके समय पे, अकबर के समय। ठीक है, यानी मुगल काल के अंदर वापस से इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी डाउन हो जाती है, लेकिन जो शेरशाह सूरी ने चलाए थे वो ज्यादा बढ़िया वाले चलाए थे, रुपया और दाम। ठीक है, और क्या काम किया है इसने शेरशाह सूरी ने, तो शेरशाह सूरी ने अपने लिए एक मकबरे का निर्माण करवाया था जिसको अपन बोलते हैं सहसा राम का मकबरा। सहसा राम का मकबरा। ठीक है, इसी के अंदर इसको बाद में दफनाया जाता है। ये पड़ता है आपका बिहार में। कहां पड़ता है, बिहार में। और क्या बनवाया था इसने, तो इसने अपने लिए मतलब एक किले का निर्माण करवाया था, रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ का किला। अब सुनना, यहां से भी इंपॉर्टेंट बात है, रोहतासगढ़ का जो किला है ये दो जगह पे है। कहां पे है, एक तो पाकिस्तान में है और एक बिहार में है। इसने जिसका निर्माण करवाया था वो पाकिस्तान वाले का करवाया था। समझ में आ रहा है, रोहतासगढ़ का जो किला है वो दो है, एक बिहार में पड़ता है एक पाकिस्तान में पड़ता है। जब ये जीत जाता है तो इसने अपनी जो पाकिस्तान वाली जो सीमा रेखा थी उसको मजबूत करने के लिए कि यहाँ पे से बाहर से कोई दोबारा अटैक ना हो पाए अपने ऊपर, इस वजह से इसने एक किले का निर्माण करवाया था पाकिस्तान के अंदर। उस किले का नाम है रोहतासगढ़ का किला। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत। और क्या है, तो इसने एक शहर को और बसाया था, उस शहर का नाम आप सब लोग जानते हो, पटना शहर बसाया। कौन सा शहर, पटना शहर। ठीक है, पटना शहर बसाने वाला कौन है, शेरशाह सूरी। रोहतासगढ़ का किला पाकिस्तान वाला बनाने वाला कौन है, शेरशाह सूरी। सहसा राम का मकबरा बनाने वाला कौन है, शेरशाह सूरी है। ठीक है, इसके अलावा इसने जो जमीन हुआ करती थी खेतीबाड़ी उसको 3 कैटेगरी में बांटा था। जमीन को तीन भागों में बांटा था। कौन कौन सी, अच्छी, मध्यम और खराब। अच्छी, मध्यम और खराब। ठीक है, और इनके हिसाब से ये टैक्स वसूला करता था। इसके हिसाब से ये क्या करता था, टैक्स वसूला करता था। ठीक है, इसने एक प्रथा चलाई थी, रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, टैक्स वसूली के लिए कौन सी प्रथा हुआ करती थी, रैयतवाड़ी प्रथा, यानी कि किसानों के साथ में डायरेक्ट संपर्क। टैक्स वसूलने के लिए रैयतवाड़ी प्रथा चलाई थी, और वहां पे गांवों के अंदर चौधरी और मुकद्दमों की पोस्टिंग की। चौधरी और मुकद्दमों की पोस्टिंग करी। शेरशाह सूरी जो था बहुत ही न्यायप्रिय शासक हुआ करता था। ये चाहता था कि राज्य के अंदर कोई भी चोरी चकारी ना हो, लूट खसोट ना हो, डकैती वगैरह ना हो। अगर ऐसा इसके साम्राज्य के अंदर कोई पकड़ा जाता था तो उसको ये कठोर दंड देता था। तो ऐसा कहते हैं कि जो शेरशाह सूरी था उसके साम्राज्य के अंदर यदि कोई बूढ़ी औरत भी अपने माथे के ऊपर सोने की परात धर करके ले जाए तो भी किसी के अंदर शेरशाह सूरी के खौफ की वजह से हिम्मत नहीं है कि उससे लूट ले। ठीक है, क्लियर है। तो इतना शेरशाह सूरी का प्रशासन जो था बढ़िया था। यानी कि शेरशाह सूरी जब राजा बनता है तो उसकी उम्र काफी ज्यादा होती है, लगभग 1486 का जन्म है, राजा 1540 में बनता है, यानी कि 56 वर्ष का है। तो इतने वर्ष का राजा बनता है तो इसीलिए कहता है कि यार जवानी में राजा बनता तो थोड़ा सा मैं और बढ़िया काम कर सकता था, बुढ़ापे में जाकर के मैं राजा बनाऊं, ये मेरे लिए थोड़ी सी गड़बड़ वाली बात है। ठीक है ना, ये सारी बातें किसकी है, शेरशाह सूरी की है। याद रह जाएगा क्या। ठीक है, इधर देखो वापस बता देता हूं। शेरशाह सूरी जो है इनका जन्म कहां पे होता है, ये क्या गड़बड़ होगी क्या, एक लाइन बीच में स्लाइड होगी। हाँ, शेरशाह सूरी बचपन का नाम फरीद है, पिता हसन खां है जो कि जौनपुर के शासक हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे। जन्म हरियाणा में होता है। इसके बाद जो उपाधि इनको मिलती है वो मिलती है शेर खां, शेरशाह, हजरत आला। शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी द्वारा दी गई थी। शेरशाह की उपाधि चौसा के युद्ध के पश्चात धारण करता है। 4 सड़कों का निर्माण करवाता है। कौन कौन सी, एक तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है, जो कि कहां से कहां तक है, सोनार गांव से लेकर के अटक तक है। कहां तक है, सोनार गांव से लेकर के अटक तक है। एक लाहौर से मुल्तान के लिए बनवाता है, एक आगरा से चित्तौड़ और एक आगरा से बुरहानपुर के लिए बनाता है। ठीक है, ये 4 सड़कों का निर्माण करवाता है। इन सड़कों के आसपास में काफी मात्रा में सरायों का निर्माण कराता था, ताकि कोई भी राहगीर या व्यापारी आया करता था तो वो यहाँ पे आकर के रुक सकता है, आराम कर सकता है, जैसे होटलें जो होती है ना, उस प्रकार की बातें हैं। यहाँ पे इनके जो मवेशी वगैरह जिनके ऊपर बैठ करके आया करते थे उनके लिए चारे की व्यवस्था भी ये किया करता था। ठीक है, इन सरायों के अंदर उनके चारे की भी व्यवस्था हुआ करती थी। आगे बात करें तो 2 मुद्राएं चलाता है, कौन कौन सी, रुपया और दाम। ये बढ़िया क्वालिटी की होती है, एक चांदी की है और एक तांबे की है, एक 180 ग्रेन की है और एक 380 ग्रेन की है। इनका जो रेशो रहता है रुपया और दाम का वो 1:64 का, यानी कि 1 रुपया बराबर 64 दाम है। ठीक है, ये जो रेशो था अकबर के समय पे कम हो जाता है, 1:40 का हो जाता है। ठीक है,
सहसाराम का मकबरे का निर्माण करवाता है, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाता है पाकिस्तान वाले का, पटना शहर बसाता है और जमीन को 3 भागों में बांटता है और उनमें रैयत वाली प्रथा जो होती है इस प्रथा के तहत भू राजस्व वसूली करता है। रैयत जो वर्ड होता है इसका अर्थ होता है किसान, और रैयत वाली प्रथा में किसानों के साथ में प्रत्यक्ष रूप से संपर्क। ठीक है, क्लियर है? पीछे लिखूं, पीछे करूं और पीछे? लिखो जल्दी फटाफट में। सोनार गांव, हाँ, पहले बंगाल के अंदर आया करता था। ठीक है, बांग्लादेश बंगाल से अलग हुआ, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो एक बात याद रखना, रैयत वर्ड का मतलब तो क्या होता है? किसान। रैयत आला की उपाधि किसने धारण करी थी? रैयत आला की उपाधि किसने धारण करी थी? खिज्र खां ने। किसने धारण करी थी बताया था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। उन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करी थी, किसकी उपाधि धारण करी थी? रैयत आला की उपाधि धारण करी थी। और रैयत वाली प्रथा की शुरुआत कौन करता है? शेरशाह सूरी करता है, याद रहेगा। चलो आगे करूं। बताया ना, होटल वगैरह जो रहते हैं अपने आसपास में, जो ढाबे वगैरह खुलते नहीं है क्या आजकल रोडों के बीच में, उस समय पे सराय हुआ करती थी, यहाँ पे आकर के कोई भी व्यापारी वगैरह विश्राम कर सकता था। ठीक है, उनको खाना वगैरह पीने के लिए व्यवस्था। हाँ, एक प्रकार से। अब यार फ्री में तो क्या मिलता है? फ्री में कुछ नहीं मिलता है, सब पैसे से ही मिलता है। एक लेकिन फैसिलिटी तो मिल रही है ना आपको। हर चीज का दाम लगता है बेटा, और वो दाम वर्ड जो निकला है वो यहीं से निकला है, रुपया और दाम से ही। मैं तेरे को आगे बुलाता हूँ, तू हमेशा जाके उसी के पास बैठता है। पास में पीछे? नहीं, बात नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ रोज की बातें। आज आज बात करने के लिए तू नहीं मिला तो वो आगे तक संपर्क कर रहा है। कल से तेरे को अलग से बिठाऊंगा मैं। इधर आके बैठ, तो यहाँ पे लिख लिया क्या? कितना कोर्स आ रहा है? रामराज मीना बोल रहे सर स्त्री। रामराज मीना कमेंट सुन लो भैया। सर स्त्री की कितनी क्लास और रही है? बेटा स्त्री की क्लास का तो नहीं पता, हिस्ट्री जरूर पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ हाँ, चले अब आगे। ठीक है, इधर देखो, शेरशाह सूरी के अभियान। शेरशाह सूरी के क्या हुआ? तेरी कॉपी कैसे भरेगी फिर? खर्चा भी तो करवाना मेरे को तेरा है। शेरशाह सूरी के अभियान ले, शॉर्ट में पढ़ ले। इधर देख, पहला अभियान आता है 1542 मालवा के विरुद्ध। मालवा में जो था मल्लू खां था। मल्लू खां क्या हो जाता है? पराजित। ठीक है, मल्लू खां पराजित होता है ना, शेरशाह सूरी विजयी रहता है। दूसरा अभियान की बात करते हैं, 1543 रायसेन। ठीक है, इधर देखना, रायसेन का जो शासक था वो कौन है? पूरणमल। कौन है? पूरणमल। पूरणमल की यहाँ पे धोखे से हत्या कर दी जाती है। धोखे से हत्या, पूरणमल की क्या कर दी है? धोखे से हत्या। ये जो युद्ध होता है, ये इधर सुनना मेरी बात, 1543 में रायसीन के खिलाफ युद्ध होता है। रायसीन का जो शासक हुआ करता था पूरणमल था। पूरणमल के खिलाफ ये घेराबंदी कर लेते हैं कि लेके भार में। घेराबंदी करने के बाद में शेरशाह सूरी का पुत्र जाता है संधि प्रस्ताव लेकर के, किसके पास में? पूरणमल के पास में। ठीक है, तो पूरणमल कहता है कि ठीक है मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मेरे को आश्वासन दो कि मेरे जो घरवाले हैं या मेरी जो प्रजा है उसको आप कुछ भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो ये इसका जो बेटा कहता है कि तू मेरे पे विश्वास रख, मैं शेरशाह सूरी का बेटा हूं, तेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, तेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग सरेंडर करो, आप अपने दरवाजे खोलिए, हम आपके हमारे अंडर में आप रह करके काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोल करके बाहर मिलने के लिए अपने परिवार के साथ में जा रहा होता है किससे, शेरशाह सूरी से, उसी बीच में जो मौलवी मौलाना होते हैं कुछ लोग, वो लोग भड़का करके सैनिकों को कहते हैं कि काफिर है, इनको मार दो, इनके ऊपर अपना ही अधिकार है। ठीक है, तो ये अपनी ही जो बहन बेटियां जो थी इनकी, उनकी रक्षा करने के लिए, मतलब उनको पता है सामने से अब ये जो सेना है उनके ऊपर अटैक कर रही है, तो इन्होंने सबसे पहले सेना से लड़ने की बजाय अपनी बहन बेटियों का हत्या करी ताकि उनको बचाया जा सके। ठीक है, तो पहले उनको मारते हैं, फिर उनके सेना के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं। तो पूरनमल जो था धोखे का शिकार होता है। इस धोखे के शिकार की वजह से जो शेरशाह सूरी का बेटा था उसको लगता है कि यार ये क्या हुआ, मतलब मैं शेरशाह सूरी का बेटा एक प्रॉमिस करके आया था, लेकिन मेरे प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं रखी। वो अपने बाप को जाकर के कहता है कि यार पापा जी गलत हो गया तो है। तो शेरशाह सूरी इस बात को इग्नोर कर देता है, वो कुछ नहीं कहता है, अपनी सेना के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता, ना उन मौलवी मौलानाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, धर्म की वजह से। इस वजह से बाद में इसका जो बेटा होता है उसको बड़ा अफसोस होता है और इसका बेटा सुसाइड कर लेता है, आत्मग्लानि में क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। ठीक है, तो ये रायसेन पूरनमल धोखे से हत्या एक केस ये है शॉर्ट में। ठीक है, तीसरा तीसरा जो अभियान आता है वो आता है गिरी सुमेल का युद्ध 1544। कौन सा है, गिरी सुमेल। ठीक है, यही है, जयतारण का युद्ध भी बोलते हैं इसी को। क्या बोला, कहां पड़ता है, किसने कहा, तेरे को पता नहीं है, गहलोत ने चेंज कर दिया, अब ब्यावर में पड़ता है। ठीक है, हाँ, इधर सुनो, गिरी सुमेल सुना, जयतारण का युद्ध भी इसी को बोलते हैं। जयतारण कहां पड़ता है अब, ब्यावर में। ठीक है ना, ब्यावर राजस्थान है, अजमेर क्यों कह रहा है, ब्यावर अलग से डिस्ट्रिक्ट है। हो भले अब तो अलग से है ना। ठीक है, पहले पाली में आया करता था ना, तो वो भी याद रख सकते हो, पहले पाली में था, पहले पाली में था। राजस्थान जी के वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने लिए तो कुछ नहीं है, अपने लिए तो बस ये गिरी सुमेल 1544 का युद्ध है। गिरी सुमेल में किसके खिलाफ लड़ता है, तो मारवाड़ का शासक था राव मालदेव। कौन था, राव मालदेव। राव मालदेव के आदमी थे जैता और कुंपा। ठीक है, कौन कौन थे, जैता और कुंपा। क्लियर है, यहां पे होता क्या है, सुन लो स्टोरी। मैंने आपको बताया था कि जो राव मालदेव था इसने संदेशा भिजवाया था किसके पास में, हुमायूं के पास में, कि हम आपको शरण दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो एक मैटर खत्म हो जाता है कि वो वापस चला जाता है, विश्वास नहीं होता है उसको। उसके बाद में बीकानेर वाला जो शासक होते हैं, ठीक है, राव मालदेव बीकानेर को जीत लेता है। राव मालदेव किसको जीत लेता है, बीकानेर को, और वहां पे कुंपा को नियुक्त करके आ जाता है कि तू संभाल इसको। बीकानेर के जो राजा थे वो चले जाते हैं शेरशाह सूरी के पास में, कहते हैं कि यार हम आपके अधीन है, आप उसके ऊपर अटैक करो, वो ज्यादा इतरा रहा, हमको आप बीकानेर वापस दिलवा दो और हम आपके अधीन रहकर के हमेशा काम करेंगे। तो राव मालदेव के खिलाफ भड़काते हैं बीकानेर के राजा, और उसके बाद में राव मालदेव जाता है अटैक करने के लिए। तो यहीं पे अटैक करने के लिए जब जाता है शेरशाह सूरी, तो राव मालदेव भी प्लानिंग करेगा और शेरशाह सूरी भी प्लानिंग कर रहा है। तो राव मालदेव के पास में जैता और कुंपा ये दोनों भाई हैं। कुंपा बीकानेर से आ जाता है यहाँ युद्ध लड़ने के लिए। राव मालदेव कहता है भैया तू यहाँ कैसे, तो कहता है कि युद्ध हो रहा है और एक क्षत्रिय अगर युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करे तो वहां रहने का क्या फायदा। कहता है ठीक है यार, अच्छी बात है। जैता और कुंपा राव मालदेव को कहते हैं कि यार अपन जो युद्ध है वो ऐसे नहीं लड़ेंगे कि अपन गेट बंद करके सामने वाली सेना का इंतजार करें, अपन आगे बढ़कर के युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे। तो ये आगे बढ़कर के युद्ध करने के लिए आते हैं, जैतारण जगह के पास में पहुंच जाते हैं, वो इन्हीं के गांव हुआ करता था जैता कुंपा का। यहाँ पे आता है मालदेव, इनके साथ में आ जाता है, इनकी बातों में आऊ करके। अब शेरशाह सूरी देखता है कि यार ये कैसा राजा, आज तक तो ये देखा है कि सब लोग हम जिसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, हमारी बड़ी सेना है, तो वो सब लोग दरवाजे के अंदर दुबक करके बैठ जाते हैं, बाद में निकल करके आते हैं जब रसद सामग्री खत्म हो जाती है। ये धनी तो खुद आगे से लड़ने के लिए आ रहा है, इसका मतलब बड़ा खतरनाक आदमी है, इसको हल्के में लेना उचित नहीं है। तो राव मालदेव के खिलाफ ये प्लानिंग बनाता है कौन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी राव मालदेव के घर के अंदर, ये जिसका जो कैंप था, कैंपस जो था इसका, उसके अंदर एक चिट्ठी लिखवा करके भिजवा देता है बिना नाम की, और उसके अंदर लिखा रहता है कि जो जैता कुंपा जो है कुल मिलाकर के मिले किसके साथ है, शेरशाह सूरी के साथ में मिले, और ये किसको करवा देंगे, राव मालदेव को अधीन करवा देंगे किसके, शेरशाह सूरी के। ऐसा कुछ चिट्ठी में एग्जैक्ट जो लैंग्वेज है वो कुछ इस प्रकार की थी। ठीक है, राव मालदेव फिर सोचता है, दिमाग लगाता है कि यार ये कुंपा बीकानेर छोड़ के आया था, यहाँ आगे ले आया, युद्ध का बहाने से यहाँ आ गया, और ये जैता कहता है कि अपन किले में से नहीं लड़ेंगे, बाहर लड़ेंगे, और ये चिट्ठी और मिली है। राव मालदेव को शक जाता है जैता और कुंपा के ऊपर। राव मालदेव कहता है ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो राव मालदेव इस युद्ध को छोड़ करके वापस लौट जाते हैं। जैता और कुंपा कहते हैं अरे भाई साहब हमारी गलती नहीं है, हमने कोई चिट्ठी पिट्टी नहीं लिखी है, अरे आप चाहो तो राइटिंग में ला लो, है राइटिंग में नहीं हमारे, तो आप विश्वास तो रखो। लेकिन सब लोग इनको जैता और कुंपा को थू थू करके चले गए, यार क्या आदमी हो यार तुम, यार जाकर उससे मिल गए यार, बेकार आदमी। इनको लगता है कहीं ना कहीं यार ये तो, जबकि ये बेकसूर थे दोनों के दोनों, इनको लगता है कि यार ये तो गड़बड़ है, कुछ भी हो चाहे मालदेव हमारा समर्थन करे या ना करे, शेरशाह सूरी से तो भिड़ के ही देखेंगे। तो शेरशाह सूरी से भिड़ते हैं, दबा करके युद्ध होता है। शेरशाह सूरी की तो एक बार हार भी होने के कगार पे पहुंच जाता है, वो तो पीछे से उसकी वापस एक सेना की टुकड़ी और आ जाती है जो उसको सपोर्ट कर देती है, वरना शेरशाह सूरी वहीं पे निपट जाता। ठीक है, तो जैता और जो कुंपा था हालांकि युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त होते हैं। तब शेरशाह सूरी बोलता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, वो इसी युद्ध के लिए कहता है। ठीक है, क्या बोलता है, मुट्ठी भर बाजरा क्यों कहता है, क्योंकि मारवाड़ में क्या होता है,
बाजरा ही होता है ना भाई, राजस्थान बाजरे में नंबर 1 है। तो राजस्थान में बाजरा होता है, वो भी कितना होता है, थोड़ा सा होता है? अब काफी होता है, लेकिन कहते हैं ना कि बाजरा होता है वो भी मुट्ठी भर बाजरा, भाई यहाँ पे कोई नदी वगैरह हरियाणा पंजाब की तरह थोड़ी है गेहूं जाए इतने, ठीक है। तो वैसे ही है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की, पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। बीकानेर वालों के चक्कर में आ गया ना, बीकानेर वाले को लेकर के आए इसको, ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट आता है आपका 1545। कालिंजर के अंदर कौन है, राजा कीरत सिंह। कौन है, कीरत सिंह है। और इस अभियान में ही शेरशाह सूरी की हो जाती है मृत्यु, शेरशाह सूरी की मृत्यु। हालांकि इस युद्ध को जीतने का काम शेरशाह सूरी की सेना कर लेती है, शेरशाह सूरी ही इस युद्ध में जीता है, लेकिन एक तोप जो होती है उक्का नाम की, उक्का आग्नेयास्त्र उसको अपन बोलते हैं, उक्का आग्नेयास्त्र, उक्का मिसाइल हो गई मतलब, ठीक है, से घायल हो जाता है। और ये उक्का आग्नेयास्त्र इसी का खुद ही का था, ठीक है ना, सामने वाली बाउंड्री से टकरा करके वापस लौट करके इसी के उस खेमे में आकर के गिर पड़ता है, ठीक है। तो उससे इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। क्लियर है, लिखो। आज तो कलरफुल बना दिया, कलरफुल कर दिया, इसलिए क्या रंग बिरंगी लाइटें लगा दी। हैं, बैठ बैठ बैठ। मेरे पास कह तो रहा हूं, और कैसे सही बताऊं, कह तो रहा हूं और कैसे बोलूं। लिख लिया क्या, तेरे लिए तो नहीं रुकू, घबरा मत। तेरे लिए रुक जाऊंगा, पूरी क्लास ही खत्म हो जाएगी, रुका ही रह जाऊंगा। चलो लिख लिया क्या, अरे लिख लिया क्या, ठीक है। चारों अभियान समझ में आए, पहला मालवा के विरुद्ध है, दूसरा रायसेन, तीसरा गिरी सुमेल और चौथा कालिंजर, ठीक है। ये राजस्थान का है, ये यूपी का है, ये एमपी के हैं दोनों। चलो तो चलो देखो, शेरशाह सूरी जो होता है, शेरशाह सूरी, इधर देखना, शेरशाह सूरी के बाद में जो अगला राजा बनता है वो बनता है इस्लाम शाह, और इस्लाम शाह के बाद जो अगला राजा बनता है वो आदिल सूरी, ठीक है, या आदिल शाह भी कह सकते हो, आदिल शाह, ठीक है। इधर सुनना, आवाज नहीं। शेरशाह सूरी के बाद में सूरवंश थोड़ा कमजोर हो जाता है, एक समय के लिए इस्लाम शाह बनता है और फिर आदिल शाह बनता है। आदिल शाह और इस्लाम शाह जो है दोनों ही कमजोर शासक है। आदिल शाह यहां से भाग करके चला जाता है बंगाल बिहार वाले एरिया की साइड में, और चुनार को अपनी नई राजधानी बनाता है, चुनार को नई राजधानी बनाता है। कौन, आदिल शाह। आग्नेयास्त्र से मृत्यु, आग्नेयास्त्र मिसाइल, ठीक है। आदिल शाह सूरी जो होता है ये अपना वजीर नियुक्त करता है हेमू को, किसे नियुक्त करता है, हेमू को। और ये हेमू जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, किसकी उपाधि धारण करता है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। ऐसा कहते हैं इसने 24 में से 22 युद्ध जीते थे, 22 युद्ध जीते। अब समझना बातों को, हेमू जो था मेवात के अंदर नमक बेचा करता था, ठीक है, बाद में अपनी प्रतिभा से आदिल शाह की नजरों में आता है और इतने पोस्ट पे पहुंच जाता है कि वजीर बन जाता है। और वजीर आप जानते ही हो कितनी बड़ी पोस्ट हुआ करती थी। आदिल शाह अपना दिल्ली आगरा वाला जो पूरा सिस्टम था, उस पूरे सिस्टम को हेमू के पास में छोड़ करके, भैया तू संभाल, और यहां से छोड़ करके ये बंगाल साइड में चला जाता है और चुनार को अपनी नई राजधानी बना लेता है। ये तो छोड़ करके चला गया। अब यहां कौन आ गया, हेमू आ गया, ठीक है। हेमू 24 में से 22 युद्ध जीतता है, ठीक है, शुरुआत के 22 युद्ध जीतता है, बाद में हारता है। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो हेमू और अकबर के मध्य होता है, अकबर की तरफ से बैराम खां लड़ता है और हेमू उस युद्ध के अंदर पराजित होता है। हेमू जो था कुछ समय के लिए अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके राजा बनता है। और अंतिम दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला हिंदू राजा जो है वो हेमू है। हेमू क्या है, हिंदू है, ठीक है। तो अंतिम हिंदू सम्राट जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा वो हेमू है, हालांकि बहुत कम समय के लिए बैठा, ठीक है। 1556 में वापस से क्या हो जाता है, युद्ध होता है, उसमें वापस कौन जीत जाता है, मुगल जीत जाएंगे। सुनना मेरी बात को,
1540 में शेरशाह राजा बनता है क्या? 1540 में शेरशाह राजा बना, 1545 में हो जाती है मृत्यु। उसके बाद में ये दोनों राजा बनेंगे। और उधर से आप लोगों को पता है कि एक व्यक्ति आ रहा है जिसने मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा है और सरहिंद का युद्ध लड़ा है, जिसमें अफगानों को पराजित किया है। कब? 1555 में। ठीक है, 1555 में इसने, हुमायूं ने वापस से कब्जा कर लिया था इनको हरा करके। 1555 में कब्जा करने के बाद में हुमायूं की हो जाती है 1556 में मृत्यु। सुनना बातों को, कहां से क्या सीन चल रहा है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। इधर से ये हेमू, जिस समय पे हुमायूं राजा बन रहा होता है, उस समय पे हेमू बंगाल वाली साइड में होता है और वहां से ही अपना सैन्य अभियान स्टार्ट करता है, काफी सारी लड़ाइयां जीतते हुए आता है। और हुमायूं की मृत्यु होने के बाद में हुमायूं के जो आदमी थे दिल्ली और आगरा के अंदर, उनको पराजित करने के बाद में दिल्ली और आगरा की गद्दी पे खुद जाकर के बैठ जाता है। समझ में आया? यानी कि जो हुमायूं के आदमी थे एक बार से फिर से यहां से भाग जाते हैं, चले गए। हुमायूं के मरने के बाद में, है ना, हेमू ने फिर से कब्जा कर लिया था कुछ समय के लिए। हुमायूं की मृत्यु होती है जनवरी के अंदर और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो लड़ा जाएगा वो लड़ा जाएगा नवंबर में। 1556 के अंदर ही लड़ा जाता है ना, 5 नवंबर 1556 में। इस बीच में ये आता है, कब्जा करेगा, कब्जा करने के बाद कुछ समय तक शासन करके नवंबर में ये पानीपत के द्वितीय युद्ध में हार जाएगा, इसका सिस्टम खत्म हो जाएगा। कौन आ जाएगा फिर नेक्स्ट? अकबर। ठीक है, जब हेमू राजा बनता है, इसकी जो सेना भाग करके चली जाती है, तो इसकी सेना के जो लोग थे अकबर के पास पहुंचते हैं। अकबर इस समय पे पंजाब कालानौर नामक जगह पे हुआ करता था, जिस समय पे हुमायूं की मृत्यु हुई थी। वहीं पे उसको बैराम खां राजा बनाता है, एक ईंट का सिंहासन लगा करके। ठीक है, अकबर जो होता है उसके पास में, ये यहाँ के जो लोग थे दिल्ली और आगरा में इसके जो आदमी थे, वो भाग करके इसके पास पहुंचे, अकबर के पास। वहां पे जाकर के रणनीति बनाई, रणनीति बनाते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहां से जो गए थे ये तो है सुन्नी मत के, और अकबर के पास जो बैठा हुआ है बैराम खां, वो है सिया मत का, है सिया धर्म का। ये लोग जाकर के अकबर को कहते हैं कि यार ये हेमू बड़ा खतरनाक आदमी है, इससे लड़ाई लड़ने में कोई बड़ी बात, मतलब है ना, छोटा मोटा काम नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बात है, अपन जीत नहीं पाएंगे, अपने पास में इस समय पे इतनी सेना भी नहीं है। ठीक है, तो वहां पे एकमात्र जो व्यक्ति होता है जो अकबर को प्रेरित करता है युद्ध लड़ने के लिए, वो था बैराम खां। बैराम खां कहता है कि नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, एक बार तो लड़ना चाहिए। वरना इन्होंने तो कहा था कि अपन तो जो काबुल कंधार वाला एरिया है जो अपना ही है इस समय पे, भाई हुमायूं जीत करके आया था काबुल कंधार वाला एरिया रे, तो अपन तो वहीं तक सीमित रह लेते हैं, बाद में फिर कभी देख लेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। यहां से जो लोग गए थे सुन्नी मत वाले जो थे, हुमायूं के जो आदमी थे उन्होंने। ठीक है, लेकिन बैराम खान ने सपोर्ट किया किसका? अकबर का, कि नहीं एक बार तो युद्ध लड़ेंगे और जो होगा वो देखा जाएगा। और फिर युद्ध होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये जो कहानी है कोई काम की नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए हुआ क्या था द्वितीय युद्ध। अपन के जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो तो यहां से बनेगा। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये 5 नवंबर 1556। पानीपत कहां पड़ता है? हरियाणा के अंदर। किस किस के मध्य होगा? हाँ, हेमू और अकबर के मध्य में, हेमू वर्सेज अकबर। ठीक है, इस युद्ध के अंदर अकबर की तरफ से जो युद्ध लड़ेगा वो था बैराम खां। कौन है? बैराम खां। ठीक है, और इस युद्ध का विजेता कौन रहने वाला है? अकबर। इस युद्ध में शुरुआत के अंदर जब हेमू और अकबर के मध्य में युद्ध हो रहा होता है बैराम खां की तरफ से, मतलब बैराम खां लड़ रहा होता है, तो स्टार्टिंग में हेमू का जो पड़ रहा होता है वो ज्यादा भारी रहता है। ठीक है, यानी कि हेमू का जो फर्स्ट अटैक था वो बड़ा भयावह था। अकबर की जो सेना होती है, बैराम खां की जो सेना होती है, उसके अंदर भगदड़ मच जाती है, उनकी हालत खस्ता हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में बैराम खां ईरान का व्यक्ति था, ये अपने साथ में ईरान से कुछ तीरंदाज लेकर के आया था। तो उन्हीं में से एक तीरंदाज का तीर जाकर के सीधा लगता है हेमू की आंख में। हेमू हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, हेमू की आंख में आकर के सीधा तीर लगता है, हेमू घायल होकर के नीचे बेहोश होकर के गिर जाता है। वहीं से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक बार राजा गिरफ्तार होने के बाद में सामने वाली शत्रु सेना पराजित हो जाती है। ठीक है, बैराम खां को पकड़ करके अकबर के सामने लाया जाता है, सॉरी, हेमू को पकड़ करके बैराम खां द्वारा अकबर के सामने प्रस्तुत किया जाता है और बैराम खां बोलता है कि इसको मार करके, ये काफिर है, हिंदू है, इसको मार करके गाजी की उपाधि धारण करो। किसको कहा जाता है? अकबर को। अब अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें लिखते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि बैराम खां जो था उसने गला काटा था, वो बेहोश था। हेमू जो था वो क्या था? बेहोश था, उसके तो आंख में तीर लगा हुआ था, वो हवास में नहीं था। तो बेहोश को ही मारने का कार्य करता है बैराम खां और गाजी की उपाधि धारण करवा देता है अकबर को। कुछ लोग कहते हैं कि अकबर ने ही मारा था, कुछ लोग कहते हैं कि अकबर ने तो ऐसे बंदूक, वो जो तलवार होती है उसको यहाँ पे लगा करके छोड़ दिया था, फिर कहा कि नहीं यार निहत्था बेहोश आदमी है तो उसको मारना उचित नहीं है। मतलब जो अकबर को महान बताना चाहता है उसने कहानी कुछ इस तरीके से लिखी, और जो अकबर को बेकार बताना चाहता है उसने कहानी अलग तरीके से लिखी। ठीक है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या है, सच्चाई किसी को नहीं पता। ठीक है, सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? स्टोरी स्टोरी आए आज तो मजा आ रहा है ना? हाँ ठीक है, इधर सुनो। हाँ, इसको लिखो एक बार, लिखो लिखो भाई, इसको लिखो जल्दी से। लिख लिया? लिखो तो लिखो। हम्म।
हाँ क्या पूछ रहे थे, पूछो। अच्छा, हाँ पहले की लाइफ बढ़िया थी, चंगेज खां या तैमूर लंग आता था, आप लोग बढ़िया आराम से जी रहे थे, पकड़ के आपको निपटा देता है। ठीक है, नहीं बढ़िया है। आप लोग जा रहे हो राजा के जज की कि नहीं इसको पकड़ना है, पकड़ करके जबरदस्ती बंदी बना करके डाल दिया, तब क्या करेगा। अब कम से कम, अब कम से कम तो मोदी को गाड़ी तो दे सकता है? पहले अकबर को गाड़ी देके दिखा है। आराम से लोग बाग रह रहे हैं बढ़िया तरीके से, पता चला अटैक हो गया। आजकल तो भारत पाकिस्तान का अटैक थोड़ी होता है, नहीं होता ना। पहले तो कभी भी आए दिन चलता रहता था सिस्टम। आज फलाने ने आ गया अटैक कर दिया, लूटपाट करके घरों के अंदर से औरतों को, माँ बहन बेटियों को उठा करके ले जाते थे, वो लाइफ बढ़िया थी ना। है, चलो लिख लिया ये, ठीक है। अब वापिस से अपने वापिस मुगल काल में आ जाए, ये खत्म हो जाता है। मुगल काल की अपन बात कर लेते हैं। मुगल काल के अंदर नया राजा बन जाएगा कौन, अकबर। इधर सुनो, अकबर की अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अकबर का जो जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 के अंदर। 15 अक्टूबर 1542 में कहा होता है, अमरकोट राणा वीरसाल के यहां। ठीक है, आवाज नहीं। 15 अक्टूबर 1542 के अंदर, 15 अक्टूबर 1542 में कहा होता है, अमरकोट राणा वीरसाल के यहां। ठीक है, आवाज नहीं भैया, बैठ जाओ शांति से। जन्म हो गया 15 अक्टूबर 1542 राणा वीरसाल के यहां पे। आगे बात करें, इनके जो पिताजी हैं उनका तो जानते ही हो, हुमायूं हैं, और माता जो है वो हमीदा बानो है। कौन है, हमीदा बानो कौन थी, तो हमीदा बानो थी एक सूफी संत की बेटी। सूफी संत हुआ करते थे मीर अली, और जो मीर अली था ये था हिंदाल का गुरु। ये कौन था, ठीक है, मीर अली कौन था, हिंदाल का गुरु था। यानी कि हुमायूं ने अपने ही भाई के गुरु की बेटी के साथ विवाह किया था, उससे जो पुत्र पैदा होता है वो होता है अकबर। ठीक है, अकबर की अपन बात कर रहे हैं, तो इधर सुनो। अरे तो तुम्हें क्यों हल्ला मचा रहे हो, शांति से पढ़ लो ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकबर, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ठीक है, इधर देखो, अकबर की अपन बात कर रहे हैं, तो अकबर ने पानीपत का जो युद्ध था उससे, अकबर जो है, हुमायूं की जो मृत्यु होती है, यहां से सुनो पूरी स्टोरी। हुमायूं की मृत्यु कब होती है, 1556 में। इसकी सूचना जो इसको मिलती है, सूचना वो मिलती है 10 फरवरी 1556 में। कब मिलती है, 10 फरवरी 1556 में। इस समय पे ये कहां पे था, कालानौर में था। कहां था, कालानौर, ये पड़ता है आपका पंजाब के अंदर। ठीक है, एक युद्ध के भूमि के अंदर था। युद्ध भूमि में बैराम खान लड़ रहा था, ये ऐसे ही बैठा हुआ था, ज्यादा बड़ा थोड़ी है, 13 साल का है? इस समय पे जैसे ही इसको सूचना मिलती है कि इसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तो वहीं पे बैराम खां के द्वारा इसका राज्याभिषेक किया जाता है। बैराम खां द्वारा राज्याभिषेक ईंट के सिंहासनों के ऊपर। ठीक है, किस पे किया था, ईंट के सिंहासन बना करके, मतलब ईंटों से एक सिंहासन बनाया। युद्ध भूमि में कहां से महल सिंहासन लेकर के आओगे, वहीं पे ईंट रखी और उसके ऊपर इसको बिठा करके वहीं पे इसका सिस्टम सेट कर दिया। ठीक है, पहला राज्याभिषेक था ये। क्या था, प्रथम राज्याभिषेक या फर्स्ट राज्याभिषेक। जो सेकंड राज्याभिषेक होगा वो होगा पानीपत के युद्ध के पश्चात आगरा के अंदर। सेकंड कब होगा, पानीपत का जब ये युद्ध जीत जाएगा 1556 नवंबर में, उसके बाद में आगरा के अंदर इसका द्वितीय राज्याभिषेक होगा। क्लियर है बात। यानी कि जन्म 1542 अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ पे होता है। इनकी माता हमीदा बानो कौन थी, मीर अली की पुत्री थी। मीर अली कौन थे, एक सूफी संत हुआ करते थे जो कि हिंदाल के गुरु थे। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु 1556 में होती है, 26 जनवरी को होती है, एग्जैक्ट अगर लिखो तो 26 जनवरी को होती है मृत्यु, और सूचना मिलती है 10 फरवरी को। कब मिल रही है, 10 फरवरी को। इस समय पे पंजाब के अंदर एक युद्ध भूमि के अंदर अकबर थे, बैराम खां के संरक्षण के अंदर, और यहीं पे इनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और बैराम खां जो थे उनको वजीर नियुक्त कर दिया जाता है। बैराम खां को क्या बना दिया है, वजीर, और इसी के साथ इनको खाने खाना की उपाधि दी गई है। खाने खाना की उपाधि, खाने खाना की उपाधि किसे मिली है, बैराम खां को। ठीक है, बैराम खां को क्या बना दिया है, वजीर, और इसमें अकबर के द्वारा क्या उपाधि दे दी गई है, खाने खाना की। एक खाने खाना की उपाधि बैराम खां के बेटे को भी मिलेगी, और बैराम खां का जो बेटा है उसका नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, जब बैराम खां की मृत्यु हो जाएगी, उस मृत्यु के बाद में इसके बेटे का लालन पालन अकबर ही करेगा, और अकबर उसे खाने खाना की उपाधि देता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर, हाँ उतार लेना, स्टार्टिंग के अंदर 1556 में जब पानीपत का युद्ध हुआ, इस समय पे इसकी उम्र कितनी है, 42 से 56, लगभग 14 साल के आसपास की, ज्यादा नहीं समझता है। तो 1556 में लेकर के 1560 तक इसका जो शासन है, वो जो चलाने वाला है, वो चलाने वाला है बैराम खां। कौन चलाएगा, मतलब जितनी भी पावर है वो किसके पास में है, बैराम खां के पास में है। मतलब वो अकबर को कुछ नहीं समझता है, अकबर को अपने एक बेटे के रूप में समझता है।
बैराम खां का कोई गलत उद्देश्य नहीं था कि वो पावर को अपने पास में रखे हुए था। बैराम खां सिर्फ ये चाहता था कि अकबर अभी ना समझे, बच्चा है, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक इसके राज्य की जिम्मेदारी मेरी है और मैं इसको संभालूंगा। लेकिन थोड़ा सा बैराम खां, मैंने कहा था ये सिया मत से है। बैराम खां किससे है? सिया। इस वजह से ये अकबर जो है वो कौन से है? सुन्नी से। अकबर के जो सरदार वगैरह हैं वो कौन से हैं? सुन्नी है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हुआ करती थी उसमें बैराम खान ने सिया जो समाज के जो लोग थे उन लोगों की नियुक्ति करना स्टार्ट कर दिया था। इस बात की जलन होती है सुन्नी संप्रदाय वाले लोगों के मध्य में कि यार ये अपने अपने आदमियों को ऊंचे ऊंचे पद दे रहा, हमें कुछ नहीं दे रहा, हमारा ही राज्य है और हमें इस व्यवस्थाओं के अंदर भागीदारी नहीं मिल पा रही है, ये बात होती है। तब बैराम खां जो था 4 साल तक तो इसका साम्राज्य रहता है, मतलब सिस्टम सेट रहता है। अकबर थोड़ा सा बड़ा होने लगा है, 14 से जब 18 साल का हो गया तो थोड़ा बहुत बुद्धि भी आई, समझने लगा। और बैराम खां बार बार में अकबर को पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रखता था। अकबर कोई चीज मांगा करता था तो उसकी बात को बैराम खान त्याग दिया कर दिया, टाल दिया करता था कि यार नहीं रहने दे, छोड़, क्या करेगा ऐसे। पैसे ऐसे मांगता था, 100 रुपए मांगे तो 50 रुपए दे दिया, यार चला ले, खर्चा ज्यादा फालतू खर्च करने की जरूरत नहीं। अब बार बार में जो रोका टोकी जो होती है उससे परेशान है। एक राजा है और राजा को टोकने वाला कौन है? वजीर। लेकिन वजीर क्या है? इज्जतदार आदमी है, बाप समान है, तो उसको क्या बोले? कुछ बोले नहीं। तो होता क्या है, प्लानिंग करता है कौन? एक तो यहाँ के जो सुन्नी संप्रदाय के जो लोग हैं वो अकबर को भड़का रहे हैं, दूसरा बैराम खां की रोक टोक की वजह से अकबर खुद परेशान है। ठीक है, तो अकबर यहाँ पे प्लानिंग करता है और ये आगरा से जाता है कि यार मैं शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। तो बैराम खां से पूछता भाई शिकार करने चल जाऊं? बैराम खां कहता है कोई दिक्कत नहीं, शिकार करने चले जाओ। शिकार करने के बहाने जाता है, आगरा से चला जाता है दिल्ली, और दिल्ली में जाकर के एक घोषणा जारी करवा देता है कि बैराम खां को वजीर के पद से त्याग पत्र, मतलब रिजाइन कर दे। ठीक है, रेस्ट्रिकेट कर दिया वजीर के पद से। दिल्ली में जाकर के, यहाँ बैठा बैठा की हिम्मत नहीं, दिल्ली में जाकर के किया है, आगरा से दिल्ली में जाकर किया है। बैराम खां को ऑप्शन दिया जाता है कि देखो आप वजीर तो अब नहीं हो, वजीर की जगह अगर आप चाहो तो 2-3 ऑप्शन है, या तो आप अजीत डोभाल बन जाओ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक है, या तो आप क्या बन जाओ? सुरक्षा सलाहकार बन जाओ और हमारा मार्ग निर्देशन करो लाला कृष्ण आडवाणी की तरह। ठीक है, या फिर आपको एक जगह की जागीर दे दी जाती है कन्नौज वगैरह साइड की, इस जागीर पे रहकर के आप अपना गुजारा भत्ता कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन आपके पास में यह है कि आप हज की यात्रा पे चले जाओ, धार्मिक यात्रा करो, बस आपका काम कंप्लीट हो गया, अब आप जा सकते हो। ठीक है, अब बैराम खां एक बार राष्ट्रपति रह चुका है, अब उससे कहे कि तू एमएलए बन जा, तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक स्वाभिमान वाला सिस्टम भी होता है। तो बैराम खां जो चुनता है वो चुनता है हज की यात्रा। ठीक है, बैराम खां हज की यात्रा चुनता है, ये हज यात्रा पे रवाना हो जाता है। हज यात्रा पे जब ये जा रहा होता है तो गुजरात में एक जगह पड़ती है, हज यात्रा में मक्का और मदीना जो है इनके फेवरेट जगह है। उस मक्का और मदीना में ऐसा कहा जाता है कि जो भी मुस्लिम है उसको एक बार यहाँ पे जाकर के दर्शन जरूर करने चाहिए। इसी यात्रा को ही हज की यात्रा कहा जाता है। और एक बार जब मक्का से जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने भी मक्का से मदीना यात्रा करी थी। मरने दे, छाती मार दिए कोना आपने एग्जाम में छाती मार दिए कहीं कहे। हाँ छोड़, इधर देखो, और इधर देख लो, हज यात्रा पे चला जाता है। गुजरात में पाटन एक जगह पड़ती है, यहाँ पे इसकी मुलाकात हो जाती है मुबारक खां से। किससे मुलाकात होती है? मुबारक खां। और मुबारक खां होता है एक अफगानी। मुबारक खां इसको पकड़ लेता है, किसको? बैराम खां को, और पकड़ करके बोलता है तूने मेरे बाप को क्यों मारा? मुबारक खां क्या कहता है कि तूने मेरे बाप को क्यों मारा? बैराम खां कहता है यार तेरा बाप कौन, तू कौन, मैं तो जानता ही नहीं, मैंने कब मारा? तो ये याद दिलाता है कि एक बार तूने मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था क्या? कि हाँ यार लड़ा तो था। तो उसमें अफगानियों के खिलाफ था क्या तू? हाँ अफगानियों के खिलाफ ही लड़ा था। तो उसमें मेरा बाप था, उसको तूने मारा था। अच्छा, तो यार ये कहता है देख मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं, तेरे बाप के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, फिर भी अगर तेरे को लगता है तो यार सो सॉरी। लेकिन ये कहता है नहीं, तूने मेरे बाप को मारा, तेरे को भी मारूंगा, तो इसकी ये हत्या कर देता है। ठीक है, एक घटना तो ये है बैराम खां की। दूसरी घटना है बैराम खां जो 1556 से 1560 में रहता है। उस समय पे बैराम खां की थोड़ी सी उम्र ज्यादा होती है, इसको प्यार हो जाता है सलीमा से। अकबर भी सलीमा को पसंद करता है और बैराम खां भी सलीमा को पसंद करता है। अकबर कहता है हाँ तो क्या हो गया, तो प्यार है अभी तो। इधर देखो, आवाज नहीं, आवाज करोगे तो मैं ये टॉपिक छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा, शांति से सुन लो। बैराम खां जो होता है सलीमा जो थी उससे प्यार करता था, अकबर भी सलीमा से प्यार करता है। बैराम खां जैसे ही अकबर को पता लगता है कि यार बुढ़ाऊ भी प्यार कर रहा है सलीमा से, ते थोड़ा सा बड़ा दिल रख करके यार अपन तो जवान आदमी, अपन को तो और मिल जाएगी, ये बूढ़ा ठेड़ा आदमी इसको और कौन मिलेगी, चलो सेक्रीफाइस कर लेते हैं। और कितने दिन जिएगा ये? ठीक है, उसके बाद तो है ही। तो बैराम खां का विवाह होता है सलीमा के साथ में। सलीमा से जो पुत्र पैदा होता है उसी का नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना, जिसे आप रहीम दास जी भी कह समझते हो। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना वही व्यक्ति है जिसने तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था, क्या किस नाम से? बाबर नामा। ठीक है, इनको अकबर ने खाने खाना की पदवी दी थी और ये अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे। ठीक है, अकबर के नवरत्नों में भी ये शामिल थे। क्लियर है? सलीमा से बाद में अकबर भी विवाह कर लेगा। ठीक है, क्लियर है? अकबर का एक विवाह सबसे पहले जो होता है वो
रुकैया बेगम के साथ होता है। आप लोग अगर जोधा अकबर देखते होंगे उसमें आती है ना रुकैया बेगम। रुकैया बेगम कौन थी? रुकैया बेगम इसी की बहन थी अकबर की। जो हिंदाल था उसी की बेटी थी। ठीक है, हिंदाल इसका चाचा था तो चाचा की बेटी थी। उसके साथ सबसे पहले विवाह हो जाता है 9 वर्ष की उम्र में ही। ठीक है, क्लियर है ये बातें? आगे चलते हैं। तो शुरुआत का 1556 से 1560 का जो कार्यकाल रहता है ये बैराम खां के नेतृत्व में रहता है। ठीक है, मतलब इस समय पे अकबर के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। सारे फैसले कौन लेता है? बैराम खां लेता है। और बैराम खां जो है बाद में हज यात्रा पे भेज दिया जाता है इसको, जहां पे गुजरात में पाटन नामक जगह पे मुबारक खान नाम के व्यक्ति के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, सलीमा के साथ विवाह होता है जिनका पुत्र अब्दुल रहीम खान खान है, जिन्होंने तुजु के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया है और इनको खाने खाना की उपाधि अकबर देता है और ये अब उनके नवरत्नों के अंदर भी शामिल है। तो एक बार नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अकबर का जो कार्यकाल है वो लिख लो, 1556 से लेकर के 1605। का प्रभाव है बैराम खां के। बैराम खां को खत्म करने के बाद में इसके जीवन के ऊपर जिसका प्रभाव आता है वो आता है 1560 से लेकर के 1562 तक हरम का, यानी कि हरम के अंदर जितनी भी महिलाएं थी उनका प्रभाव आता है, इसलिए इसको पेटीकोट शासन कहा जाता है। पेटीकोट शासन कहा जाता है किसको? 1560 से 62 के समय अंतराल को। इसके अंदर हरम के अंदर इनकी जो लालन पालन करने वाली जो माताएं थी, जिनमें नाम आता है महामंगा, महंगा और जीजी महंगा। इधर देखो, इनके जो लालन पालन करने वाली जो माताएं थी उन्हीं का ज्यादा इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसमें से जो महामंगा वाली जो लेडीज हैं इनका इनके जीवन के ऊपर विशेष प्रभाव रहता है, इन्हीं की चलती है। महामंगा का एक पुत्र आता है आसफ खां। क्या? हाँ, पेटीकोट है। क्या समझ रहा था? इधर देखो, महामंगा का पुत्र आता है आदम खां। महामंगा का पुत्र कौन है? आदम खां। इसके बारे में भी आगे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, जब इसके सैन्य बयान देखेंगे उस समय पे। आदम खां की मृत्यु हो जाएगी। उस मृत्यु के बाद में महामंगा थोड़े बहुत दिनों बाद में सदमे में मर जाती है और उसके बाद में 1562 के बाद में अकबर वास्तव में शासक बनता है। ठीक है, यानी कि शुरुआत के 4 वर्ष जो थे उसमें तो बैराम खां चलाता है नेतृत्व को। उसके बाद में अकबर के जितने भी फैसले हैं उनके ऊपर प्रभाव जिसका रहता है वो महामंगा का रहता है। राजा अकबर ही होता है, लेकिन राजा खुद हरम की महिलाओं के साथ में बिजी रहता है और जो प्रभाव है वो महामंगा का है। ठीक है, इसके बाद अपन बातें कर लेते हैं कुछ अकबर के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। इन प्रमुख घटनाओं में एक आता है आपका 1562। 1562 में क्या हुआ है? तो 1562 में दास प्रथा का अंत किया है। किसका अंत किया है? दास प्रथा का अंत। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि कोई भी जो युद्धबंदी हुआ करते थे, मान लो कोई युद्ध हुआ दो देशों मतलब दो राज्यों के मध्य में, किन्हीं के भी मध्य में, एक सेना पराजित होती थी। जो पराजित सेना होती थी उसके बहुत सारे आदमी या सैनिक वगैरह जो हुआ करते थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। गिरफ्तार करने के बाद में उनको गुलाम बना लिया जाता था। गुलाम बनाने के जो प्रथा थी उस प्रथा को युद्धबंदियों की को उसको खत्म करने का काम कौन कर रहा है? अकबर कर रहा है। ये कहता है कि यार नहीं, ये गलत बात है। वो भी एक अपने राज्य के लिए सैनिकों के तरीके से लड़ते, तो वो दास या गुलाम नहीं हो सकते हैं। पहले सिर्फ उनको ही दास नहीं बनाया जाता था, उनके जितने भी घरवाले हुआ करते थे उनको भी दास बना लिया जाता था। तो एक सैनिक जो था एक स्वाभिमान के रूप में जाना जाता है और उसको यदि आप दास बनाते हो तो थोड़ी सी ये गलत बात थी, ये लगती है अकबर को। तो अकबर इस प्रथा को समाप्त कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1562 के बाद में 1563। 1563 में जो हिंदू धर्म के जो लोग हुआ करते थे उन लोगों के ऊपर तीर्थ यात्रा करने पर कर लगाया जाता था, तो इसने उसको भी समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। अंकुर, आवाज नहीं, लास्ट वार्निंग। ठीक, 1563 तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है। नेक्स्ट आता है 1564। 1564 में आप सभी को पता है क्या घटना घटित होती है? जजिया कर। जजिया कर समाप्त कर दिया जाता है और जजिया कर समाप्त करने की वजह से ही लोग बागों के द्वारा इसको अकबर महान की उपाधि दी जाती है। बिंदी प्रथा, बिंदी लगाने की किसने लिखवाया? हो सकता है भैया। इधर देखो, जो मोटी मोटी काम की बातें हैं वो है दास प्रथा को खत्म करता है, तीर्थ यात्रा कर को खत्म करता है, जजिया कर को समाप्त करता है। इसके अलावा और क्या काम है? तो 1567 के अंदर मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत। इधर सुनना, मनसबदारी क्या होता है? मनसबदारी का मतलब है यानी कि जो आप लोगों की नौकरी लगती है, नौकरी लगने के बाद में आप लोगों के होता है ना फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, वैसे ही लोग बागों की औकात देख करके उनको एक पद दिया जाता था, एक पोस्ट दी जाती थी, वो मनसबदारी कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये जो मनसबदारी थी ये 10 रुपए से स्टार्ट होकर के, स्टार्टिंग में जब अकबर ने स्टार्ट की थी उस समय 500 रुपए तक जाया करती थी। हालांकि जब अकबर मरता है उस समय तक ये पहुंच जाती है 10-11 हजार तक। ठीक है, बाद में जब औरंगजेब वगैरह ये राजा बनते हैं, शाहजहां, जहांगीर, तो ये 20-25 हजार तक भी ऊपर पहुंच जाता है। इसके अंदर जैसी जिस बंदे की औकात हुआ करती थी उसके हिसाब से उसको ये मनसबदारी मिला करती है। औकात का मतलब ये है कि एक तो साधारण सा सैनिक है,
ठीक है, और एक आप राजा का खुद का बेटा है, एक राजा का मंत्री है, ठीक है। बोल, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा उस बंदे को मिलेगी नौकरी, और जिस बंदे को नौकरी मिल रही है उस बंदे की मनसबदारी फिक्स करी जा रही है कि ये 500 रुपए का मनसबदार है, 1000 का मनसबदार है, 2000 का मनसबदार है, ठीक है। यानी कि जितना बड़ा मनसब मिल रहा है वो उसका पद जो है वो उतना बड़ा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। हाँ, इधर सुनो, अरे आप आवाज नहीं, इधर देख। मनसबदारी के अंदर, मनसबदारी जो था इसके अंदर दो पद और हुआ करते थे, जात और सवार। इधर देख ले, जात और सवार। जात के हिसाब से तो उसका वेतन भत्ते वगैरह डिसाइड किया जाता था, और सवार जो पद है इसका मतलब है जैसे मान लो कोई व्यक्ति है उसको 500 सवार का पद दिया गया है, तो ये 500 सवार का जो पद दिया गया है इसका मतलब है उसको 500 घुड़सवार रखने हैं, मतलब 500 घोड़े रखने हैं। क्या रखने हैं? 500 घोड़े उसके अंडर में रहने चाहिए, कभी भी अपन को जरूरत पड़े तो वो वहां से अपन उससे ले सके, ठीक है। तो इस प्रकार से एक पद दिया जाता था, उसके अंदर जात और सवार हुआ करता था, जात के हिसाब से उसके वेतन भत्ते वगैरह डिसाइड हुआ करते थे, और सवार पद के हिसाब से उसको घोड़े रखना अनिवार्य हुआ करता था। बाद में अपन देखेंगे जहांगीर आएगा, वो इनमें थोड़ा सा चेंजेस करेगा, सिंह अस्पा और दो अस्पा नामक सिस्टम बनाएगा, जिसमें सिंह अस्पा वाला जो होता है उसको जितना सवार पद है उसका 3 गुना रखना पड़ता था, और दो अस्पा का मतलब है दुगुना रखना पड़ता था। यानी कि 500 सवार है तो उसको 1000 घोड़े रखने हैं, अगर दो अस्पा पद का है, और सिंह अस्पा पद का है तो 500 सिंह अस्पा पद है, इसका मतलब 1500 घोड़े रखने हैं, ठीक है। वो बात की बातें हैं। अभी जो मनसबदारी प्रथा शुरू करी है वो किसने करी है? अकबर ने करी है, ठीक है। यानी कि ये आपकी ग्रेड है, किस ग्रेड के आप आदमी हो, ठीक है। जो आदमी, जो राजा के राजकुमार वगैरह हुआ करते थे उनके पास में ये सबसे ज्यादा मनसब हुआ करता था, क्योंकि भविष्य का राजा भी वही बनने वाला इस वजह से, ठीक है। अपन देखते हैं कि मानसिंह जो थे उनको शुरुआत में 5000 का मनसब प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते उनका 7000 का मनसब हो जाता है। कितना हो जाता है? 7000 का। तो 7000 के मनसब तक पहुंचने वाला हिंदुओं के अंदर मानसिंह ही था, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो 1562, 63, 64, 67 की घटनाएं हो गई है। इसके बाद बात करते हैं 1571 की, फतेहपुर सीकरी की स्थापना। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना। और 1572 के अंदर ये जीत करके आता है गुजरात को। गुजरात को जीत करके आने के बाद में ये क्या करता है? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाता है, ठीक है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजे का निर्माण, ठीक है क्या। यानी कि 1572 के अंदर गुजरात विजय करता है, और गुजरात विजय करने के बाद में इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो 1575 के अंदर जो ये फतेहपुर सीकरी था, इस फतेहपुर सीकरी के अंदर एक हॉल का निर्माण करवाया जाता है, और उस हॉल के अंदर इसने एक सिस्टम चलाया, उसको कहा जाता है इबादत खाना। इधर सुनना, इबादत खाने की शुरुआत की गई थी। इबादत खाना की शुरुआत कब की गई? 1575 के अंदर। इबादत खाना क्या होता है? इबादत खाना शुरुआत में इसको जो बनाने का उद्देश्य हुआ करता था वो ये था कि यहाँ पे बैठ करके जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु वगैरह जो है वो मुस्लिम धर्म की व्याख्या करेंगे, और उसको अकबर सुनेगा। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर कभी भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसको ये सोचता था कि यार पढ़ लिख करके क्या करेंगे, अपन तो राजा है, और जरूरत पड़ेगी किसी किताब को पढ़ने की तो अपने पास बहुत सारे आदमी है, वो पढ़ करके सुना देंगे, अपन सुन तो सकते ही हैं, ठीक है। तो ये इसकी सोच हुआ करती थी। तो इबादत खाना के अंदर ये क्या करता था? मुस्लिम धर्म के अंदर के जितनी भी बातें हैं उनको सीखने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं की आपस में चर्चा करवाया करता था इबादत खाने में, ठीक है। शुरुआत में ये इबादत खाना चलता है। उसके बाद में 1578 की बात आती है। कब की बात है? 1578। ये जो इबादत खाना था, इस इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश, इबादत खाने में, इबादत खाने के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खुले। सुनना मेरी बात, सभी धर्मों के लिए खोले। यानी कि पहले इबादत खाना किसके लिए था? सिर्फ मुस्लिमों के लिए था। इसके बाद अब इबादत खाने में कौन कौन आ सकता है? सभी धर्म के लोग आ सकते हैं, सब अपने अपने धर्म के बारे में चर्चाएं कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन, एक बढ़िया सा डिस्कशन हो सकता है। उनको बैठ करके ये सुना करता था कौन? अकबर। और सभी धर्मों के बारे में ये नॉलेज लेता था। फिर तब जाकर के इसको महसूस होता है कि सिर्फ मुस्लिम धर्म ही ऐसा नहीं है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और भी धर्म है जो अपनी नजर में अपनी अपनी जगह पे सही है, ठीक है। ये बात की यहां से इसको थोड़ा सा मौका मिलता है सीखने का। बाद में होता क्या है, ये जो लोग थे ये आपस में लड़ने लग जाते हैं, अपने अपने धर्म की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए आपस में लड़ाई लड़ने लग जाते हैं कि नहीं हमारा धर्म बढ़िया, वो कहता हमारा धर्म बढ़िया। तो इसको लगता है कि यार ये क्या झंझट है, ठीक है। तो ये क्या करता है? 1582 में इस इबादत खाने को बंद करवा देता है। क्या कर देता है? 1582 में इबादत खाने पे रोक लगा देता है, ठीक है। 1582 में इबादत खाना क्या कर दिया इसने? बंद कर दिया। इबादत खाना बंद करने के बाद में इसने सब चीजों का डिसीजन ये निकाला कि मैं खुद अपना एक खुद का एक अलग से धर्म चलाऊंगा, और इसने अपना एक धर्म चलाया। उस धर्म को कहते हैं दीन ए इलाही। कौन सा धर्म चलाया? दीन ए इलाही धर्म चलाया। और दीन ए इलाही धर्म जब चलाया इसने, तो इसने किसी को फोर्स नहीं किया कि आप जबरदस्ती इस धर्म के अंदर आओ।
इसके अंदर एकेश्वरवाद के सिद्धांत को दिया गया, एक ही ईश्वर के सिद्धांत को दिया गया, और किसी को यह जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं किया गया कि आप लोगों को यह धर्म जबरदस्ती स्वीकार करना है। जिसकी इच्छा है वो इस धर्म को स्वीकार कर सकता है। तो एकमात्र हिंदू जिसने इस धर्म को स्वीकार किया था वो बीरबल था, और इस धर्म का जो प्रधान पुरोहित जो होता है वो अबुल फजल था। अबुल फजल जो है वो क्या था, इसका प्रधान पुरोहित हुआ करता था। ठीक है, दो ही बातें याद रखनी दीन इलाही में। 1582 में शुरू होता है, और पुरोहित कौन है, अबुल फजल है, और एकमात्र हिंदू कौन है, बीरबल। तानसेन से कहा गया था कि आप लोग इसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन टोडरमल से कहा गया था तो उन्होंने मना कर दिया था। टोडरमल से कहा गया था, टोडरमल ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं, मैं अपना धर्म है वो सही है। ठीक है, तो ये 1578 की बात हो गई। इसके बाद आती है 1579 दहशाला पद्धति की घोषणा। दहशाला पद्धति की घोषणा करता है, इंप्लीमेंट 1582 से होगा। ठीक है, दहशाला पद्धति क्या है सुनना आप। दहशाला पद्धति बनाने वाला जो व्यक्ति था वो इसका वित्त मंत्री था टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री कौन हुआ करता था, टोडरमल हुआ करता था। उसने भू राजस्व को वसूलने के लिए एक पद्धति इजाद करी, उस पद्धति का नाम था दहशाला पद्धति। इसके अंदर होता क्या था कि पिछले 10 वर्ष के अंदर किसी भी जो जमीन है उसके अंदर की जो फसलें पैदा हुई, अलग अलग समय पे अलग अलग फसलें हो सकती है, उन सभी का एवरेज निकाला 10 सालों का, और उसका 1/3 हिस्सा राज्य को देना होता था। मतलब 10 साल का एवरेज निकाल लिया कि भाई 10 साल में मान लो कितनी कमाई हुई, कभी किसी साल 10,000 की होगी, किसी साल 12 की होगी, किसी साल 9 की होगी, उनका एवरेज जो भी आया, ठीक है, मान लो 10,000 आया, उस एवरेज का 1/3 हिस्सा जो है वो वसूला जाएगा भू राजस्व के तौर पे। ये पद्धति दहशाला पद्धति। ठीक है, दहशाला पद्धति को बनाने वाला कौन था, तो दहशाला पद्धति को बनाने वाला है टोडरमल। कौन है, टोडरमल जो था पहले शेरशाह सूरी के दरबार में काम किया करता था, बाद में इसको अकबर अपने पास में ले आता है। क्या, टोडरमल। ठीक है, पहले शेरशाह सूरी के यहां पे काम करता था। क्लियर है, आगे बात करें 1580 की बात। 1580 के अंदर क्या होता है, अपने राज्य को 12 सूबों में बांटता है। अपने राज्य को 12 सूबों में विभक्त किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भारत एक देश है, उसके 28 राज्य हैं। वैसे इसका जो पूरा राष्ट्र था उसके 12 राज्य हैं। ठीक है, सूबे मतलब क्या है, उसके राज्य, स्टेट्स मतलब पूरा का पूरा जो उसका देश है, कंट्री जो है, उसके जो स्टेट्स होते हैं। वैसे इसका मतलब जो राज्य हुआ करता था, पूरा साम्राज्य, उसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 12 सूबे बना दिए। प्रत्येक सूबे का एक सूबेदार हुआ करता था जो वहां पे नियंत्रण रखता था। ठीक है, बाद में जब ये दक्षिण विजय करता है, यानी कि दक्षिण भारत की जब ये विजय करता है, दक्षिण विजय के उपरांत जो इसको सम्राट बोलते हैं ना, पहली बात तो सम्राट की जो उपाधि मिलती है वो दक्षिण विजय के उपरांत मिलती है। दूसरी बात, ये जो 12 सूबे थे इनकी संख्या बढ़कर के 15 हो जाती है। कितने हो गए, 15। ठीक है, अहमदनगर, ठीक है, और ये क्या कहते हैं, क्या, असीरगढ़, ठीक है, इनको जीत लेता है। इसी वजह से यहाँ पे ये सूबे जो थे वो बढ़कर के कितने हो जाते हैं, 15। ठीक है, सबसे लास्ट जो इसका अटैक होता है वो असीरगढ़ पे होता है। ऐसा कहते हैं असीरगढ़ के जो किले थे, उनके जो दरवाजे थे, उनको खोलने के लिए सोने की चाबियों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो असीरगढ़ का जो किला है वो सबसे लास्ट के अंदर जाकर के ये अभियान है, इसका सैन्य अभियानों के अंदर वही है। और 1582 के अंदर क्या करता है, दीन इलाही और दहशाला पद्धति लागू। 1582 में दीन इलाही की घोषणा और दहशाला पद्धति लागू, और एक काम और है, इबादत खाने को समाप्त। ठीक है, तो 1582 में 3 काम है। एक काम तो क्या है, दहशाला पद्धति लागू करा है, पहले घोषणा करी थी, अभी लागू किया है। फिर बाद में 1582 में क्या होता है, तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत, धर्म की घोषणा लिख लो। और तीसरा काम क्या किया है, इबादत खाना बंद किया। ठीक है क्या, सारी बातें क्लियर है। तो देखो ये मोटा मोटी सी इसके जमाने की जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो ये है। कहां से है, दास प्रथा से। हाँ, मैं जूम कर रहा हूं, एक बार सिर्फ बोल के बता रहा हूं। 1562 में तो दास प्रथा है, 63 में तीर्थ यात्रा, और 64 में जजिया कर है। ठीक है, लगातार है 62, 63, 64। ठीक है, मैंने कहा था 1562 में ये स्वतंत्र होता है, मतलब अपने हिसाब से शासन करना स्टार्ट करता है। शासन जैसे अपने हाथ से स्टार्ट करता है, वैसे ही सबसे पहले तो दास प्रथा को रोकता है। दास प्रथा के बाद में तीर्थ यात्रा कर हटाता है। ठीक है, इलाहाबाद, प्रयागराज वगैरह जो इन पे तीर्थ यात्रा करते थे, उनके ऊपर टैक्स लगा करता था हिंदुओं के ऊपर, उनको ये बंद करवा देता है। तीसरा 1564 में, ये तो सबको याद ही होगा, जजिया कर समाप्त करता है। जजिया कर की शुरुआत किसने करी थी, मोहम्मद बिन कासिम ने। 5 लोगों को छूट थी। हाँ, और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर भी क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। बाद में अकबर ने जजिया कर को क्या किया है, समाप्त किया है। औरंगजेब क्या करेगा, वापस लगाएगा। बहादुर शाह जो था वो दर कम करेगा, और मोहम्मद शाह रंगीला पूर्ण रूप से समाप्त करेगा। ठीक है, 1567 में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है, यहीं पे राजधानी ट्रांसफर करेगा। 1572 के अंदर गुजरात विजय करेगा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाएगा। गुजरात में जब ये जाता है उसी समय पे सबसे पहले ये समुद्र देखता है। सबसे पहले क्या देखता है, समुद्र देखता है, और वहीं पे इसको पता लगता है इतना बड़ा तालाब। इसने पहले क्या देखे थे, तालाब देखे थे, और ये लगता है इतना बड़ा तालाब, फिर कहते हैं बावड़ा मत, तालाब नहीं है, समुद्र है। यहीं पे सबसे पहले ये पुर्तगालियों से भेंट करता है। एंटोनियो कैम्ब्राल नामक एक पुर्तगालियों का समूह आता है, टुकड़ी आती है, वो इनसे आकर के मिलती है। एक बात और सुनना, जो पुर्तगाली थे
जो पुर्तगाली थे उन्होंने समुद्र पे अपना वर्चस्व बना लिया था, यानी कि समुद्र वाला जो व्यापारिक क्षेत्र हुआ करता था उसको अपने कब्जे में कर लिया था, और अकबर जो था उसको भी पास लेना पड़ता था पुर्तगालियों से। हालांकि वो पास फ्री ऑफ कॉस्ट था, मतलब उसके पैसे नहीं लगते थे, लेकिन अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने यह सिस्टम चलाया था कि जिसको भी इस समुद्र के क्षेत्र के अंदर व्यापार करना है तो क्या लेना पड़ेगा, पास लेना पड़ेगा। और वो पास ऐसा कौन सा शासक था जो लेता था, वो अकबर था। ये बात आपको याद रखनी है। अकबर से जो मुलाकात करते हैं पुर्तगाली वो भी गुजरात विजय के समय पे ही करते हैं, और गुजरात विजय के समय पे एंटोनियो केम्ब्राल नामक एक पुर्तगाली होता है, वो आकर के मिलता है। ठीक है। 1575 के अंदर इबादत खाना शुरू करता है, 1578 में इबादत खाने सभी के लिए खोल देता है, 1579 में दहसाला पद्धति की घोषणा करता है, 1580 में 12 सूबों में विभक्त करता है अपने राज्य को। दक्षिण विजय जब होता है, अहमदनगर, खानदेश और असीरगढ़ ये 3 सूबे और बढ़ जाते हैं। ठीक है। 1582 में दहसाला पद्धति लागू, दीन इलाही की घोषणा और इबादत खाना बंद करता है। ठीक है। अब लिखो एक बार, ऊपर का लिख लिया था क्या, ये तो लिख लिया था ना ऊपर वाला, तो एक बार लिखो फिर मैं और ऊपर कर दूंगा ना। लिखो भाई जल्दी फटाफट। मतलब मौका मिलना चाहिए, पूरी अंदर की जो खुन्नस है वो ऐसे 2 मिनट में बाहर आ जाती है ना। ये उतार लिया तूने, उतार लिया, चले क्या आगे, फिर कोई नहीं उतार रहा तो ऊपर करें, ये लो। लिखो जल्दी फटाफट। चले, इधर देखो। इधर देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं अकबर के सैन्य अभियानों की। एक आता है आपका 1562। 1562 में मालवा पे अटैक करता है। मालवा के अंदर कौन था, बाज बहादुर। मालवा में कौन है, बाज बहादुर होता है। और बाज बहादुर की एक प्रेमिका होती है, उस प्रेमिका का नाम आता है, ठीक है, रूपमती होती है। इस मालवा अभियान पे अकबर की तरफ से जो जाता है उस व्यक्ति का नाम आता है आदम खां। कौन है, आदम खां। ठीक है, अकबर की तरफ से जो जा रहा है वो कौन है, आदम खां है। 1562 मालवा का शासक कौन है, बाज बहादुर है। इसमें जो जीतेगा वो कौन है, आदम खां। ठीक है, विजेता कौन है, आदम खां है। ठीक है, बाद में बाज बहादुर यहां से भाग जाता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात में बाज बहादुर दोबारा से अधिकार कर लेता है मालवा के ऊपर, और बाद में थोड़े बहुत समय के बाद में बाज बहादुर जो होता है वो वापस अकबर की शरण में चला जाता है और अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, इसके बाद एक अभियान आता है गढ़कटंगा अभियान। गढ़कटंगा अभियान, गढ़कटंगा अभियान पे जिस व्यक्ति को भेजा जाता है वो व्यक्ति है आसफ खां। किसको भेजा जाता है, आसफ खां को। गढ़कटंगा का जो अभियान है 1564 का है। यहां पे जो शासिका हुआ करती थी वो थी दुर्गावती। कौन थी, दुर्गावती। ठीक है, ये दुर्गावती जो बिलोंग करती थी, मतलब अपने मायके के पक्ष की तरफ से, वो चंदेल वंश से बिलोंग करती थी। ठीक है, ये विधवा थी, इनके पति की मृत्यु हो जाती है। अपने बेटा जो था इनका अल्पवयस्क था, उसकी संरक्षिका के तौर पे ये युद्ध के अंदर जाती है। एक बार बाज बहादुर भी इनके ऊपर अटैक करता है तो बाज बहादुर को ये मार के खदेड़ के भगा देती है। ठीक है, दुर्गावती जीती है बाज बहादुर से युद्ध में। ठीक है,
तो इस समय पे आसफ खां जो होता है अकबर की तरफ से 1564 में गढ़कटंगा अभियान पे जाता है, और यहाँ दुर्गावती जो होती है ये अपने आत्मरक्षा तो नहीं कर पाती है, और लेकिन सुसाइड कर लेती है, मतलब छुरा, हाँ छुरा घोंप कर आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, मतलब जब इसको लगता है कि मैं युद्ध में नहीं जीत पाऊंगी, पहले तो युद्ध लड़ती है, ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं लड़ा है, पहले युद्ध लड़ती है, जब लगता है कि पराजय निकट है उस समय पे ये छुरा घोंप करके अपनी प्राणों की बलि दे देती है। ठीक है, गढ़कटंगा अभियान। इसके बाद अपन बात करते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ चले। नेक्स्ट अभियान आपका आता है राजस्थान के अंदर, अपन बात करें चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ वाला जो अभियान है 1567-68 का है। कब का है? 1567-68 का है। इधर देखना, 1567-68 में चित्तौड़गढ़ के अंदर जो राजा हुआ करते थे, शासक तो कौन थे? उदय सिंह जी थे। इधर देखना, शासक तो कौन है? उदय सिंह जी है, लेकिन उदय सिंह जी यहां से चले जाते हैं, ये यहां से चले जाते हैं, और उदय सिंह जो जिन व्यक्तियों को यहां पे छोड़ करके जाते हैं उनमें नाम आता है जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया, यानी कि ये मेड़तिया जो है, ये मेड़ता जो जगह है, उस मेड़ता जगह का राजा हुआ करता था। अकबर ने एक बार मेड़ता इससे छीन लिया था। अकबर ने जब मेड़ता इससे छीन लिया था तो ये किसकी शरण में आ जाता है? उदय सिंह की शरण में आ जाता है, उदय सिंह के साथ में रहने लग जाता है। यहीं पे एक होता है फत्ता सिसोदिया, फत्ता सिसोदिया। ठीक है, यहीं पे होता है ईसरदास चौहान, ईसरदास चौहान, और यहीं पे होता है कल्लाजी राठौड़। हाँ, अरे वो नहीं है, नाम है ईसरदास चौहान। ठीक है, ये व्यक्ति होते हैं जिनको किले की जिम्मेदारी सौंप करके जिसको जाता है वो जाता है जयमल मेड़तिया को, कि जयमल मेड़तिया इस किले की जिम्मेदारी आपके अधीन है, और ये खुद यहां से चले जाते हैं गोगुंदा की तरफ। उदय सिंह जी एक ऐसे राजा हुए चित्तौड़गढ़ के अंदर जो एक नई प्लानिंग करते हैं। इससे पहले चित्तौड़गढ़ के अंदर जितने भी राजा महाराजा हुए वो कैसे कर रहे थे कि सामने वाला शत्रु सेना आती थी अटैक करने के लिए, दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाया करते थे, रसद सामग्री खत्म होने पे युद्ध के लिए केसरिया कर लेते थे, साका हो जाया करता था, ये होता था। इन्होंने नया तरीका अपनाया, इन्होंने कहा कि यार इस तरीके से अपन करते हैं तो राजा निपट जाता है, और राजा निपटने के बाद में शत्रु सेना उसके ऊपर कब्जा कर लेती है, और कुछ सामने दोबारा कुछ हो नहीं पाता है, एक लंबा समय लग जाता है दोबारा रिकवर करने में। उससे अच्छा अपने पास एक ऑप्शन ये है कि अपन यहाँ किले के अंदर बंद रहने की बजाय इस किले की जिम्मेदारी किसी और को सौंप करके खुद दूसरी जगह पे सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। अगर दूसरी जगह पे चले जाएंगे, ये किला अपने हाथ से निकल भी जाएगा, तो भविष्य में जैसे ही यहाँ से वो शत्रु सेना जाएगी उसके बाद इसके ऊपर दोबारा अटैक करके अपन वापस जीत सकते हैं, ऐसी इनकी योजना रहती है। इस वजह से उदय सिंह जी यहाँ से चले जाते हैं, किसको छोड़ करके? जयमल मेड़तिया को। ठीक है, अकबर आता है, घेर करके बैठ जाता है। घेर करके बैठने के बाद 1567 में लास्ट में आएगा, सितंबर अक्टूबर के आसपास में, 68 तक ये चलता रहता है। 68 में स्टार्टिंग के महीनों की बातें, 6 महीने का प्रोसीजर लगता है। इसमें घेरने के बाद में लास्ट में वही चीज होती है, बाहर निकलेगा, निकलने के बाद में केसरिया और साका, मतलब साका होगा उसमें केसरिया और जौहर होता है। केसरिया करते हैं पुरुष, जौहर करती है महिलाएं। जो जौहर किया गया था वो फूल कंवर के नेतृत्व में होता है, फत्ता की पत्नी थी। जयमल और फत्ता के नेतृत्व में क्या होता है? केसरिया होता है। जयमल यहाँ पे जो अकबर था, अकबर के पास में एक जो अकबर जो था, अकबर स्वयं आया था इसमें। यहाँ पे कौन आया है? अकबर स्वयं आया है। और अकबर का जो यहाँ पे तोपची था उसका नाम आता है कासिम खां। अगर आपसे कभी पूछ ले अकबर का तोपची कौन था, तो वो था कासिम खां। ठीक है, अकबर का तोपची कौन था? कासिम का था। और अकबर की जो बंदूक थी उस बंदूक का नाम क्या है? क्या है? संग्राम। ठीक है, तो अकबर की जो बंदूक थी उससे ये देखता था कि ये दिन में तो तोप के गोले बरसा करके उसकी जो किले की दीवारें थी उनको तोड़ने का काम करते थे। किले की दीवार तोड़ने के बाद जयमल रात में आता, किले की दीवारों को वापस चुनवा देता था। अकबर सुबह उठ करके देखता था यार रात को तो इसको गिराया था, ये वापस तैयार हो गई। एक दिन अकबर रात को निशाना लगा करके बैठ जाता है कि आने दे कौन आता है। जयमल मेड़तिया आता था सिविल इंजीनियर के तौर पे। एक गोली आकर के सीधी लगती है किसके? जयमल मेड़तिया के पैर में। ठीक है, जयमल मेड़तिया के पैर में गोली आकर के लगती है, जयमल घायल हो जाते हैं। घायल होने के बाद में इनको लगता है कि यार अब पार नहीं पड़ेगी, अब अपन को केसरिया करना ही पड़ेगा। तो एक दिन जयमल शांति से चुपचाप बैठे बैठे रो रहे थे। इनके भतीजे होते हैं कल्लाजी राठौड़, ये आकर के बोलते हैं जयमल से क्या चक्कर है, क्या क्यों रो रहा है काका? जयमल कहता है यार तुम लोग तो कल जाओगे युद्ध भूमि के अंदर, वीर गति को प्राप्त होगे, मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा किले के अंदर। मारना मरना तुमको भी है, मरना मुझे भी है, ये तो निश्चित है। ठीक है, आप युद्ध भूमि के अंदर मरोगे, मैं घर के अंदर मरूंगा, आपको वीर गति प्राप्त होगी, मेरे को दुर्गति प्राप्त होगी। मैं चाहता हूं कि यार मैं भी युद्ध भूमि के अंदर लड़ूं। तो कल्लाजी राठौड़ कहते हैं क्यों टेंशन लेते हो काका जी, मैं हूं तो सही। ये इन्हें अपने कंधों पे बिठाते हैं और युद्ध भूमि के अंदर निकल जाते हैं। तो जयमल और कल्लाजी राठौड़ जो है, इसीलिए कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों का देवता कहा जाता है, क्योंकि इनके ऊपर 2 हाथ किसके थे? जयमल मेड़तिया के थे। ईसरदास चौहान एक भाला उठाते हैं और उठा करके इतना भयंकर तरीके से मारते हैं कि अकबर की जो आंख होती है उसके पास से निकलता है छूता हुआ। अकबर कहता है कि मैंने अपने जीवन काल के अंदर मौत को इतने करीब से पहले कभी नहीं देखा। वो ईसरदास चौहान का भाला था। ठीक है, ये घटना कौन सी है? चित्तौड़गढ़ की है। चित्तौड़गढ़ के पास में ही पड़ता था रणथंभौर। रणथंभौर के अंदर बूंदी जो रियासत हुआ करती थी उसका कब्जा था, और बूंदी का राजा हुआ करता था सुरजन सिंह हाड़ा। कौन था? सुरजन सिंह हाड़ा। तो ये रणथंभौर में जाते हैं, रणथंभौर जाकर के उससे बोलते हैं हाँ भैया। तो रणथंभौर में जो सुरजन सिंह हाड़ा था उसको समझाने के लिए जिस व्यक्ति को भेजा जाता है वो थे मान सिंह, और मान सिंह के पापा भगवंत दास। ठीक है, भगवंत दास कह लो या भगवान दास कह लो, एक ही बात है।
तो उनको जाकर के समझाने के लिए भेजा जाता है, वो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं कि भाई मेवाड़ को ठिकाने लगा दिया। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन के काम की चीजें इतनी है चित्तौड़गढ़ विजय वाली, ठीक है। इसके बाद में 1570 में लगाया जाता है नागौर दरबार। नागौर दरबार के अंदर जो बचे कुछ राजस्थान के राजा थे, जैसे कि बीकानेर से कल्याण, जैसलमेर से हर राय भाटी, ये सब लोग भी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं किसकी, अकबर की। 1570 में अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन जो अधीनता स्वीकार नहीं करता है वो दो शासक होते हैं, एक मारवाड़ के चंद्रसेन, ठीक है, और एक मेवाड़ के महाराणा प्रताप, ठीक है, क्लियर है। 1570 में नागौर दरबार की बात है, ये सब साहब किस में है, राजस्थान का पार्ट है। इसके बाद आता है 1572 के अंदर, 1572 के अंदर कौन सा है, गुजरात विजय। अलग कलर ले लेता हूं, कौन सी विजय है, गुजरात विजय 1572। देखना राजस्थान से निकलने के बाद में रुक करता है गुजरात की तरफ, गुजरात में जाएगा। गुजरात के अंदर इस समय पे, सुनना मेरी बात, आवाज नहीं, गुजरात में अहमदाबाद जो जगह थी वहां पे इस समय पे जो शासक था मुजफ्फर खां थर्ड था, उसके ऊपर ये अटैक करते हैं, अटैक करके उसको जीत लेते हैं। जीतने के बाद में अपन बात करते हैं, यहाँ पे एक व्यापारी वर्ग हुआ करता था, मिर्जा वर्ग, ठीक है, मिर्जा वर्ग था यहाँ पे। वो जो मिर्जा वर्ग है वो व्यापार क्या करता था, उनका वर्चस्व ज्यादा था यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आकर के गुजरात को जीतने के पश्चात में वहीं उन मिर्जाओं के अंदर से एक व्यक्ति होता है मिर्जा अजीज कोका। कौन होता है, मिर्जा अजीज कोका। उसको वहां का प्रशासक नियुक्त कर देता है कि भैया देख हमारे अंडर में रहकर के काम करो, क्या दिक्कत है, हम आपको मनसबदारी प्रदान करेंगे। तो मिर्जा अजीज कोका और मानसिंह दोनों को 7-7 हजार की मनसबदारी प्राप्त थी। 7 हजार की जो मनसबदारी प्राप्त थी उनमें एक मिर्जा अजीज कोका थे और एक मानसिंह जी थे, ठीक है, दोनों को मिली थी। तो 1572 में गुजरात विजय करता है। गुजरात विजय करने के बाद में जैसे ही मिर्जा अजीज कोका को यहाँ का सूबेदार नियुक्त करके जाता है, उसके बाद में ये वापस फतेहपुर सीकरी की तरफ चला जाता है। जैसे ही ये फतेहपुर सीकरी की तरफ पहुंचता है, वापस से खबर मिलती है कि गुजरात में विद्रोह हो गया है। क्या हो गया है, गुजरात में विद्रोह हो गया है। इब्राहिम हुसैन मिर्जा नाम का एक व्यक्ति था जिसने विद्रोह किया था, सुनना, इब्राहिम हुसैन मिर्जा नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या किया था, विद्रोह। तो इतिहास के अंदर सबसे द्रुतगामी अभियान, मतलब उन्होंने विद्रोह इसलिए किया था, क्या बताओ, अकबर यहां से चला गया, अब यहां पे थोड़ी आएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अकबर बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। अकबर मात्र 10-11 दिनों के अंदर इतनी बड़ी डिस्टेंस को कवर करके वापस पहुंच जाता है, इतनी बड़ी सेना के साथ में। तो इतिहास के अंदर सबसे द्रुतगामी जो अभियान माना जाता है वो अकबर का गुजरात अभियान है। गुजरात विजय करने के बाद फतेहपुर सीकरी जाता है, फिर फतेहपुर सीकरी से वापस आता है गुजरात, मात्र 9-10 दिन या 10-11 दिन का जो समय होता है उसके अंदर, ठीक है। ज्यादा लाज लबाज नहीं लेके आता है, घोड़ों के ऊपर चल के आता है, इसलिए जल्दी पहुंच जाता है। एक तो था सैनिकों को पैदल सैनिक वगैरह लेकर के आए, सारा सिस्टम, ये घुड़सवारों को ज्यादा लेकर के आता है, हाथी वगैरह नहीं लेकर के आता है, इस वजह से स्पीड से पहुंचता है, बीच में रुकने का काम भी ज्यादा नहीं करता है, तो फटाफट आता है। फटाफट आकर के इब्राहिम हुसैन मिर्जा को लगाएगा ठिकाने, वापस मिर्जा अजीज कोका को बना करके लौट जाएगा। यहीं पे गुजरात के अंदर ही क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, समुद्र देखता है और पुर्तगालियों से मिलता है। तो यहाँ पे जो प्रशासक जिसको बना करके जाएगा गुजरात विजय में, प्रशासक या सूबेदार कह सकते हो, सूबेदार किसको बना के जाएगा, मिर्जा अजीज कोका को, मिर्जा अजीज कोका, ठीक है, क्या क्लियर है। गुजरात विजय के पश्चात में ये बंगाल बिहार वाली जो साइड है वो विजय करता है। उसके बाद दक्षिण भारत की विजय करता है। दक्षिण विजय के अंदर 3 जगह है, मैं आगे लिख देता हूं। दक्षिण विजय जो करेगा उसमें 3 जगह हैं। दक्षिण विजय में 3 जगह कौन कौन सी है, एक तो आता है आपका अहमदनगर, अहमदनगर, एक आता है खानदेश, एक आता है असीरगढ़, ठीक है। असीरगढ़ जो है सोने की चाबियों से खोला था, सोने की चाबियों से किले के दरवाजे खोले। असीरगढ़ वाला अकबर का अंतिम अभियान है, सुनो, अकबर का अंतिम अभियान, ठीक है। और 1605 में, 1605 में अकबर की हो जाती है मृत्यु, ठीक है, क्लियर है। बाकी की बातें कल, इसके नवरत्न बाकी है वो मैं कल पढ़ाऊंगा ना।